हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड के यूनिट थर्ड के बारे में। अब ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर आते हैं, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, देन एंटी लेप्रोटिक, देन एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंथेल्मेटिक, एंटी मलेरियल एंड एंटी एमोविक एजेंट। यानी कि देखा जाए टोटल 7 चैप्टर आते हैं। और अगर हम इसको मेडिकेम के अकॉर्डिंग देखें ना, तो ये मान लो कि इतने में आपकी 2 से 3 यूनिट कवर हो जाएंगी। तो ये सारा का सारा कंटेंट सिर्फ आपको यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम यहाँ बैठे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। बाकी इसके अलावा देखो, ये आपकी थर्ड यूनिट है, तो इसके अलावा जो आपके यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ है ये हमने ऑलरेडी आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर कवर करा दी है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी होगी तो आप केवल फार्मा ऐप में क्रैश कोर्स के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। आपके यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ कवर है, साथ में पीडीएफ भी कवर है। बाकी देखो, आप जानते हो कि ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है ये आपके यूट्यूब पर नहीं आती है। यूट्यूब पर आपका 1 से लेकर थर्ड तक चलता है और बाकी का पार्ट आपका ऐप के अंदर चलता है। इसके अलावा पीडीएफ, टॉप 10 मैराथन सारा कुछ आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका फार्माकोलॉजी का पूरा सेक्शन है, आप अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपके यूनिट नंबर फोर्थ है। और यहाँ पे अगर देखोगे एक बार, यूनिट नंबर फोर्थ फार्माकोलॉजी थर्ड है। उसके बाद नीचे देखोगे ये आपके यूनिट नंबर फिफ्थ भी यहाँ पे ऑलरेडी कवर है। तो इस तरह आपका कवर है। और इसकी वीडियोस भी देखो, ये आपके यूनिट फिफ्थ की वीडियो, ये आपके यूनिट फोर्थ की वीडियो है, और ये आपकी सेकंड फर्स्ट है, और जो थर्ड है वो अभी रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग अभी केवल फार्मा ऐप में जाकर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, सारा कुछ एक जगह चेकआउट कर सकते हो। जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब अगर बात करें आज की इस वीडियो के बारे में, तो आज इसको भी हम जो है एक वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ स्मार्ट तरीके से कवर हो जाएंगे। बाकी देखो, आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो हम क्या करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस वाली यूनिट से बन सकते हैं उनको देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एक तो आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा, देन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम जीरो लेवल से एग्जाम तक, और इसके अलावा आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में सारे के सारे काम आपके इस वीडियो से यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट के। देखो, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं और लॉन्ग में आ जाते हैं। जैसे आपका पहला एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हो गया, देन एंटी वायरल ड्रग हो गया, यानी आपका एंटी फंगल हो गया। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। मैंने वैसे कवर तो सारा कुछ किया है, पर इन पे आपको ध्यान ज्यादा देना है। अब एंटी ट्यूबर का हमारा ड्रग हो गया आइसोनियाजाइड, देन इसका एसाइक्लोविर, और देन इसका हो गया पॉलिन एंटीबायोटिक के ऊपर, जिसमें हमारा एम्फोटेरिसिन भी आता है। अब देखो, बेशक यहाँ पे एक एक ड्रग लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने भी ड्रग बनते हैं वो सारे कवर करा दिए हैं। जिससे बाई चांस मान लो कि यहाँ पे आइसोनियाजाइड है, इसके जगह कोई और आ गया, या मान लो यहाँ पे एसाइक्लोविर है, इसके जीडोविडोन आ गया, तो अगर कोई और हमारा चेंज होकर आ जाता है तब भी आप जो उसको अच्छे से करके आओ, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपके लिए कवर कराया है। देन ये वाले जो हमारे टॉपिक है इनको भी देखेंगे, पर एज कंपेयर टू इनको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। जैसे हमारा एंटी लेप्रोटिक एजेंट हो गया, देन एंटी एमोबिक एजेंट हो गया, जिसमें हमारा मेट्रिनोडोजोल वाला ड्रग आता है, देन हमारे एंथेल्मेटिक हो गए। तो ये हो गए। अब इसके अलावा एक आखिरी आपका पार्ट बचता है एंटी मलेरिया ड्रग। अब देखो, ये वाले जो पार्ट है ना, हमने मेडिकेम थर्ड में यूनिट सेकंड में कवर किया है, और जो वहां पे कवर किया है ना बहुत डिटेल में किया है। यानी कि अगर वहां पे जो कवर किया उसका अगर आप यहाँ पे 60-70% पार्ट भी लिख के आ जाओगे तो आपका कॉलोजी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ये आपके देखो मेडिकेम है, और यहाँ पे देखो ये पूरा एंटी मलेरिया था, इसको बहुत डिटेल में किया था। तो बस ये लिख के आना, क्लासिफिकेशन सेम रहेगी, वो मैं उसी टाइम आपको दिखा दूंगा। तो यही था पूरा का पूरा पार्ट हमारा इसी यूनिट थर्ड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हर एक को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में, देन डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ आइसोनियाजाइड। देखो, ये तो मेन ड्रग है, इसके अलावा बाकियों के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले समझते हैं कि ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हमारे होते क्या है। तो अगर हम इसके नाम से समझे तो यहाँ पे 2 वर्ड तो हमें पता है कि एक एंटी है, और एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और ये वर्ड हमारा यहाँ पे डिनोट किया जाता है कि हम किसी भी बीमारी को ट्रीट यानी कि ठीक करने वाले, तो ट्रीट वर्ड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन जो एजेंट है वो हमारे ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है ये किसी तरह की हमारी दवाई यानी कि दवाई या ड्रग्स होने वाले, मेडिसिन होने वाले, लेकिन किसकी है, तो उसका मतलब हमें समझा जाता है ट्यूबरकुलर वर्ड से। तो ये जो हमारा ट्यूबरकुलर वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, और जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमको बीमारी करता है टीबी। अब देखो, आपको क्या करना है कि टीबी की फुल फॉर्म कमेंट करके लिखने हैं। देखते हैं एग्जैक्टली किसको पता है कि टीबी का मेन मतलब हमारा क्या होता है, यानी कि टी फॉर क्या है और बी फॉर क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, एक हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में बीमारी यानी कि टीबी कॉज
करता है, जिसकी वजह से सिम्टम अलग अलग होते हैं, हम बात करेंगे। तो ये टीबी कॉज करता है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये एंटी वर्ड आ रहा है, मतलब इसको ट्रीट करेंगे। तो क्लियर क्या हो रहा है कि जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, ये हमारी ऐसी ड्रग या ऐसी दवाइयां होंगी जो हमारे इस टीबी नाम की बीमारी से हमको राहत देती है और हमको ट्रीट करती हैं। पर करेंगे कैसे? तो हम हमेशा जानते हैं कि जो सोर्स होता है, यानी कि जिसकी वजह से हमको बीमारी होती है, अगर हम उसको खत्म कर दें तो हम बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये बॉडी में जा रहा है और ये टीबी कर रहा है। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इस बैक्टीरिया को जाके मारेंगे। और अगर एक बार ये बैक्टीरिया हमारा खत्म हो गया, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गया, तो इससे जो हमें बीमारी यानी कि डिजीज टीबी हो रही थी, ये भी हमारी ठीक हो जाती है। तो इस तरह हमारे ये ड्रग काम करते हैं और ये होता है हमारे मेन ड्रग का काम। यानी कि अगर हम आप सिंपल डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये हमारे वो ड्रग्स हैं जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये जो टीबी है, ये हमको एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये करते क्या है कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करेंगे और लंग्स के अलावा बाकियों में भी क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। इसके लिए ड्रग हम देख लेते हैं। ड्रग हमारा आता है आइसोनिazide, जो हमारा मेन ड्रग है, यानी कि फर्स्ट लाइन और सबसे प्राइमरी ड्रग है, जो हमारे एग्जाम में भी आता है कई बार। देन हमारा रिफेम्पिसिन हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे इथेम्ब्यूटल हो गया, पायराजिनमाइड हो गया, इनको शॉर्ट में देख लेंगे, लेकिन ये दो मेन ड्रग है जिनके बारे में हमें अच्छे से बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पूरे टीबी के बारे में, क्योंकि अगर एक बार हमको ये समझ आता है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है या जो टीबी है, ये कैसे हो रहा है और ये मतलब पूरा जो बैक्टीरिया ये क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह, तो अगर एक बार ये कहानी क्लियर हो जाएगी तो हम इसको जो ड्रग्स है वो इसको आराम से जो है मार सकते हैं और हमें इसका मैकेनिज्म समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो टीबी को हम यह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारी एक क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज होती है। अब देखो क्रॉनिक क्यों है, क्योंकि ये लंबे टाइम से होती है हमारी। और क्यों होती है, तो एक हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया हमारा एसिड फास्ट बैक्लाई होता है। अब अगर आपको याद होगा थर्ड सेम में आपने पढ़ा था, सिंपल हो गया, उसके बाद आपका ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हो गया, देन आपका एसिड और हो गया। तो ये हमारा एसिड फास्ट बैक्लाई होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है जिसके स्पेशल सेल वॉल होते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये मेनली करता क्या है कि जो हमारे टीबी यानी कि लंग्स होते हैं ना, उनको अफेक्ट करेगा। अब अगर एक बार ये लंग्स में मतलब फैल जाता है अच्छे से, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसके बाद ये हमारा बोन्स में, किडनी, ब्रेन, इनमें भी स्प्रेड यानी कि फैल जाता है। अब ये बैक्टीरिया की स्पेशल चीज क्या होती है कि मैक्रोफेज के अंदर, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। पर मेन ये जानते हैं कि अगर मान लो ये टीबी हो जाती है किसी की बॉडी में, हमको पता कैसे चलेगा, तो मेनली होता है परसिस्टेंट कफ। इसका मतलब क्या है, लंबे टाइम तक कफ। जैसे मान लो कि अगर किसी को नॉर्मल खांसी हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो खांसी 2 या 3 हफ्ते या उससे भी ज्यादा तक चल रही है तो उसी को हम यहाँ पे परसिस्टेंट कफ बोलेंगे। और अगर ऐसे खांसी है किसी को 2-3 हफ्ते से ज्यादा है, तो वो प्लीज चेक करा सकता है, क्योंकि वो टीबी के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन और भी होते हैं। एक तो ये हो गया कि खांसी होती है लंबे टाइम तक, इसके अलावा फीवर एंड नाइट स्वेट, यानी कि बुखार आ जाता है और रात में पसीना वगैरह आता है। उसके बाद वेट लॉस, यानी कि वजन कम होने लगता है, फैटिगनेस, थकावट रहती है। इसके अलावा हीमोपेटाइटिस क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब खांसते हैं ना, तो खांसने से मतलब मुंह से खून भी आने लगता है, खांसी के साथ में, कफ के साथ में, तो ये दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द। तो ये कुछ हमारे ऐसे सिम्टम्स है या साइन है जो हमको ये बताते हैं कि भाई टीबी है या नहीं है। और एक्चुअल में यही नुकसान भी है, यानी कि अगर ये करेंगे तो ये नुकसान है कि भाई बार बार खांसी हो रही है, सब होगा, और एंड टाइम पे हमारे लंग्स को डैमेज तक कर सकते हैं अगर सीरियस केस पे हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा टीबी का नुकसान। अब जानते हैं कि आखिर ये टीबी यानी कि ये जो बैक्टीरिया ये होता है मतलब क्या है, और हमारी बॉडी में आकर ये हमको बीमार कैसे करता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार ये क्लियर हो गया कि पैथोजन से यानी कि ये टीबी हमारी बॉडी में कैसे होती है, तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं अपने ड्रग का उनको इस्तेमाल करके। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या है टीबी की, जैसे ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से आएगा। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है एक हमारा, और ये पर्सन इन्फेक्टेड है, मान लो इसको खांसी वगैरह मतलब इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो अगर ये खांसता है, छींकता कुछ भी करता है, तो ये बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में चला गया, यानी कि हमारे बाहर हो गया, या ड्रॉपलेट चला गया। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर वो इसको इनहेल कर लेता है, यानी कि थोड़ा भी चला जाता है उसके अंदर, तो ये बैक्टीरिया इस पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से इस नॉर्मल वाले पर्सन में भी चला जाता है, और इससे क्या होता है, ये अब बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ऐसे होती है इसकी स्टार्टिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे जब मान लो इस पर्सन से इसमें चला गया, देन ये पहुंच जाता है लंग्स के अंदर में। अब मैं एक एक करके आपको दिखाते जाता हूँ। तो अब ये क्या करता है, ये लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि पहला इसका स्टेज होता है लंग्स के अंदर में। अब जब लंग्स में चला जाता है उसके बाद जो हमारे एल्वलाइज होते हैं, अब देखो एल्वलाइज हमारे इस तरह के गुच्छे जमा होते हैं स्ट्रक्चर, और इनका मेन काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ब्लड से जो CO2 उसको वापस लेते हैं, और वापस CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को अंदर। यानी कि यही वो मेन स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के, जो हमें सांस लेने में, एक्चुअल में सांस लेना पता है क्या होता है, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच रही है और CO2 बाहर जा रही है, वो होता है सांस लेना, और उसमें हेल्प करते हैं हमारे ये एल्वलाई। तो ये मेन है। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये क्या
क्या करते हैं, जब हमारे लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाने के बाद ये हमारे इसी एल्बलाइज के अंदर चले जाते हैं, तो इनको इन्फेक्टेड कर दिया। अब क्या होता है, देखो एल्बलाइज में चले गए, अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो मैं आपको यूनिट 4 5 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेज और भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, लेकिन मैक्रोफेज हमारे मेन होते हैं, उनको यहाँ पे भेजेगा। अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनका काम होता है, मान लो बाहर, यानी कि मान लो ये हमारी बॉडी है और बॉडी में बाहर से अगर कुछ भी आता है तो हमारी बॉडी के मैक्रोफेज क्या करेंगे, उसको निगल लेते, खा लेते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करके उसको मार देते हैं, तो ये काम होता है। तो यहाँ पे भी मैक्रोफेज क्या करेंगे, जो ये बैक्टीरिया है एल्बलाइज के अंदर में, इनको खा लेंगे और खा के अपने अंदर निगल लेंगे। लेकिन बस दिक्कत क्या होगी कि अब ये इसको डाइजेस्ट करके मारना चाहते हैं तो ये मरते नहीं है, बस यही दिक्कत हो जाती है कि ये जो हमारे बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मैक्रोफेज के अंदर भी मरते नहीं है, बल्कि अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं और यही खासियत होती है जो इनको स्पेशल बनाती है। तो ये हो गया हमारा मेन रीजन कि भाई ये टीबी डेंजर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मैक्रोफेज के अंदर मरता नहीं है। अब जब मरेगा नहीं तो क्या करेगा, ये मैक्रोफेज के अंदर ही अपने आप को ग्रोथ करना शुरू कर देगा, यानी कि देखो यहाँ पे अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस करना है, यानी कि बैक्टीरिया जो मैक्रोफेज है वो उसको यहाँ पे रोक रहा है, दबा रहा है, इसको मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें कि बैक्टीरिया गंदे काम करके अपने आप को यहाँ पे और ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और मैक्रोफेज के अंदर ही अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि मैक्रोफेज के अंदर, यानी कि जो इनको मार, ये मान लो कि जेल थी जो इनको कैदी थी और जेल के अंदर ही वो अपने आप का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देन ये इसको यानी कि मैक्रोफेज को फाड़ के बॉडी से यहाँ मैक्रोफेज से बाहर आ जाएंगे और जब बाहर आ जाएंगे तो हमारे जो आस पड़ोस के और सेल होते हैं एल्बलाइज वगैरह, उनको जाके इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी संख्या बढ़ चुकी है। और जब ऐसा होगा तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, अब तो वही पंगा हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी बोलेगी तुमने वही ऐसा कैसे कर दिया, तो इम्यूनिटी क्या करती है, और ज़्यादा अपने सेल को एक्टिवेट करेगी और वो और ज़्यादा अपने टी सेल एंड मैक्रोफेज को भेजेगी, यानी कि साइटोकाइन को रिलीज करेगी और इससे हमारे और ज़्यादा मैक्रोफेज आएंगे। और इन सब में पता क्या होगा कि अब जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल है वो क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया, मान लो ये पूरे बैक्टीरिया थे, इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि गुंडे को या हीरो को ये देखा होगा, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वही यहाँ पे काम क्या होता है कि मान लो ये बैक्टीरिया है, तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ से इस पूरे बैक्टीरिया को यहाँ पे कवर कर लेंगे और ये जो कवर कर लेते हैं तो एक पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोमा बोल देते हैं कि हमारे पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये हो गया पूरा ग्रैनुलोमा वाला, ये फंडा क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे कहानी क्या होती है, तो जो ग्रैनुलोमा है इसके अंदर तो हमारे बैक्टीरिया ट्रैप है, यानी कि अब कुछ बैक्टीरिया कर नहीं सकते, ना कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, इसके अंदर ट्रैप है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन आती हैं। अब ये है कि या तो ये बैक्टीरिया जो हमारे इसके अंदर है ये यहाँ पे हमेशा के लिए कैद रह के हो जाते हैं, यानी कि उम्र कैद हो गई है, तो यहाँ पे जब कैद रहेंगे तो इनएक्टिव है, क्योंकि अब अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेटेंट टीबी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टीबी है वो हमारी छुपी हुई है और अब ये यहाँ से बाहर नहीं आ रही, मतलब यहीं पे बैक्टीरिया हमारे पूरे कैद है और हमें कोई नुकसान नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी ने क्या किया, टीबी को बचा लिया। ये हो गया हमारा मेन काम कि टीबी हमारा कंट्रोल हो गया। लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या होती है, अब दिक्कत वाली बात होती है कि मान लो अगर बाई चांस किसी की इम्यूनिटी, यानी कि जो इम्यून सिस्टम पूरा लड़ रहा था, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कि क्या हो गया, इम्यूनिटी किसी की वीक हो गई, कमजोर हो गई, या कुछ हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो इसको बढ़ा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा ग्रैनुलोमा है इसके अंदर से ये निकल जाएंगे और निकल के क्या हो जाएंगे, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब फिर से एक्टिवेट होंगे तो क्या करते हैं, हमारे जैसे यहाँ पे क्या ग्रैनुलोमा ब्रेक हो जाएगा, जो मैंने बोला कि अगर इम्यूनिटी हमारी वीक है, कमजोर है, या कुछ और रिस्क फैक्टर आ जाते हैं तो हमारी ये वीक मतलब टूट जाएगा ग्रैनुलोमा, टूट के क्या होगा, ये हमारे बाहर निकल आएंगे और फिर से ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे लंग्स में पूरे में, यानी कि लंग्स में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और स्प्रेड होने के बाद क्या करेंगे, हमारे जो लंग्स के टिश्यू है उनको डैमेज करेंगे, क्योंकि जो हमारे इम्यून सेल है उसने दोनों काम कर दिए, यहाँ पे इस मैक्रोफेज से यहाँ पे नहीं मरा तो दूसरा ग्रैनुलोमा यानी कि एक जेल सी बना के इसको कैद रख लिया। लेकिन जब यहाँ पे भी इनका कुछ नहीं होता है, देन उसके बाद ये निकल जाते हैं और निकलने के बाद टिश्यू यानी कि हमारे लंग्स है इनके सेल्स को यहाँ डैमेज करेंगे। और डैमेज करेंगे तो पता क्या क्या करते हैं, पहला होता है कैसियस नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या है कि अब जब हमारे टिश्यू यहाँ डैमेज होते हैं तो चीज, जैसे आपने कभी चीज देखा होगा, पहला हुआ इस तरह का और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे बीच में खाली जगह बन जाती है, ये पूरी बन जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स है वो एक तरह से डैमेज हो जाते हैं और ये एक दिक्कत हो गई। दूसरा क्या है कि अब जब यहाँ पे चीज जैसा, अब चीज क्या होता है, चीज में हमेशा हमारे बीच बीच में वॉइड्स होते हैं, वही हमारे लंग्स में होना शुरू हो जाते हैं, तो ये दिक्कत होगी। और इसी की वजह से क्या है, कैविटीज फॉर्म हो जाएंगी, यानी कि हमारे लंग्स में थोड़े थोड़े छेद से होने लगेंगे ये। और जो कैविटीज फॉर्म हो जाएंगे ना, मान लो ये जगह जो बन गई, उनमें बैक्टीरिया हमारा और ज्यादा छुप जाता है और ज्यादा ग्रोथ करेगा। और इस तरह क्या करता है, धीरे 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 हमारे लंग्स को पूरा डैमेज कर देगा। और जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं देन ये क्या करता है, हमारे जो अदर ऑर्गन है उनमें भी स्प्रेड हो जाता है, यानी कि एक बार जब यहाँ पे पूरा घूम लिया, इसके बाद ये बाकी के यानी कि लंग्स के बाद हमारी ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी ऑर्गन में भी क्या है, शेयर यानी कि स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जो हमारे लिए डेंजर हो जाती है। तो ये दिक्कत हमारी होती है टीबी की। यानी कि अगर एक बार रिवाइज सिंपल करें, सबसे पहले बैक्टीरिया हमारा अंदर आया, लंग्स में गया, लंग्स से एल्बलाइज में गया, एल्बलाइज में गया तो हमारी बॉडी ने मैक्रोफेज भेजे, यानी कि डिफेंस सेल भेजे जो इनको मारेगा। मैक्रोफेज ने इनको खा लिया, लेकिन ये मरने की जगह क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करके संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद मैक्रोफेज को तोड़ के ये बाहर आ जाते हैं और जब बाहर
बाहर आ जाता है तब हमारी इम्यून सिस्टम कहता है कि भाई ये तो अब पंगा हो गया, ये तो भाई ईगो पे आ गई बात। तो अब हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, और सारे यानी कि बहुत सारे टी सेल्स और मैक्रोवेव्स को भेजती है, और ये क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को ट्रैप कर देते हैं, यानी कि इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना के, और इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया, और इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स यानी कि फॉर्म हो गया। अब अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये हमारा ऐसा रहेगा और हमें कोई टीबी देखने को नहीं मिलती है, हमारी बॉडी ठीक रहेगी। इस कंडीशन को हम लेटेंट टीबी बोलते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन हमारी इम्यूनिटी की स्ट्रांग होने की वजह से वो हमें कोई नुकसान नहीं कर पा रहा। तो और ये ना, ये मान दो कई बार सालों तक हमारा ऐसे ही रहता है, यानी कि रिमेन लेटेंट यानी कि छुपा रहता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब मान लो इम्यूनिटी वीक हो गई या कोई और दिक्कत हो गई, तो जो हमारे बैक्टीरिया है वो इसको तोड़ देते हैं, जो हमारा ग्रैनुलोमा, और एक बार टूट गया तो बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो लंग्स में और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, लंग्स में मतलब इस तरह पूरा करेंगे और लंग्स के टिश्यू को डैमेज करेंगे, और जब लंग्स के टिश्यू को डैमेज करेंगे तो एक यहाँ पे होता है हमारा कैसियस फॉर्मेशन, यानी कि देखो एक तरह से क्या है, पूरा ये मतलब चीज लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है जैसे हमारा चीज होता है, और इसके बाद कैविटीज वगैरह भी हो गई, और बैक्टीरिया में और छुपा रहता है और ज़्यादा डैमेज करेगा, और इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नहीं आएगी, यानी कि बहुत सारी दिक्कत होंगे, हमें खांसी आएगी, फीवर, इसीलिए तो बार बार खांसी आती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता नहीं, हम बार बार खांसते हैं। देन यहाँ पे फीवर, नाइट वेट लॉस ही मिला है, ये सब दिक्कत होने लगी, ब्लीडिंग वगैरह आने लगी, क्योंकि ये डैमेज है तो खून भी हमारा साथ में कई बार खांसी में आ जाता है, और एंड में क्या होगा कि ये हमारा स्प्रेड यानी कि बाकी के ऑर्गन में भी हमारा ये फैल सकता है। तो ये हो गया हमारा पूरा टीबी के बारे में। अब देखते हैं कि भाई इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बेसिक आइडिया आपको लग गया कि टीबी क्या होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और क्या क्या सिम्टम्स है, यानी कि जब टीबी होगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कत होगी, ये समझ आ गया। और ये टीबी के लिए जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में जाके काम कैसे करता है, ये भी फंडा मैंने पूरा आपको जो है यहाँ पे इस तरह से समझा दिया है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, यानी कि हमारी जो वो ड्रग्स हैं जो इसको ट्रीट करेंगे। अब मैंने क्या बोला, यार सिंपल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि रोल ऑफ थेरेपी, यानी कि कैसे। तो अगर ये हमारे मतलब दो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, एक होते हैं सेकंड लाइन ड्रग। अब जो फर्स्ट लाइन ड्रग है इनका मतलब क्या है कि इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह देते हैं, यानी कि अगर किसी को टीबी होगा तो सबसे पहले हम इन्हीं ड्रग को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि एक तो ये हमारे मोस्ट इफेक्टिव है, कॉमनली यूज किए जाते हैं, और इनके साइड इफेक्ट भी हमारे काफी कम होते हैं। अब इसमें ड्रग हमारे आते हैं, मान लो आइसोनियाजाइड हो गया, रिफेम्पिसिन हो गया, इथेम्ब्यूटल हो गया, पायरेथ्रिनिमाइड हो गया, जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए। तो ये हमारे ऐसे फर्स्ट लाइन ड्रग हैं जो बॉडी में जाएंगे और काफी इफेक्टिव काम करेंगे। देन हमारे आते हैं सेकंड लाइन ड्रग। अब भाई आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर ठीक है, हमारे फर्स्ट लाइन है, हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, फिर सेकंड लाइन हमारे बनाए क्यों गए हैं, क्योंकि जरूरत तो हमें है ही नहीं, हमारा फर्स्ट लाइन काम कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो हमारे ड्रग हैं इनके लिए हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है कि हमारी बॉडी इनके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगी। और ऐसा क्या होगा, अगर बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस वाले केस में जब हमारी बॉडी में ये वाले ड्रग काम नहीं करते, तब हम जो है इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा इथेनोमाइड हो गया, साइक्लोसारिन हो गया, या हमारा ओफ्लॉक्सासिन हो गया। तो काम इनका भी सेम रहता है, बस क्या होता है कि ये एज कंपेयर टू फर्स्ट लाइन थोड़े से कम इफेक्टिव होते हैं। लेकिन भाई जब फर्स्ट लाइन वाले काम नहीं करेंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा क्या होता है, इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए सेकंड लाइन में इसको रखा गया है कि इनको बाद में यूज करेंगे जब हमारी बॉडी में टीबी का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी कि हमारे जो नॉर्मल सेल है वो हमारी बॉडी में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो कैटेगरी के ड्रग हो गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका क्वेश्चन बन रहा है ना वो डायरेक्टली ड्रग्स के ऊपर आ रहा है, जैसे आइसोनियाजाइड के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ड्रग्स से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है आइसोनियाजाइड। तो देखो आइसोनियाजाइड क्या है, हमारा एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, यानी कि जो एंटी टीबी की तरह हमारा काम करेगा, टीबी में हेल्प करेगा। और ये हमारे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसकी जो डिवाइडिंग होती है उसको रोकता है, और एक तरह से उसको मारने में हेल्प करेगा, यानी कि बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो मैकेनिज्म क्या है, तो जो आइसोनियाजाइड है वो काम कैसे करता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम सेल होता है, उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। अब ये ना मैंने आपको मेडिकल में पढ़ाया था, वहाँ मैंने इसी तरह बताया कि मान लो ये हमारा पूरा बैक्टीरिया है। अब ये जो पूरा बैक्टीरिया है ना, इसका पहले स्ट्रक्चर समझो। तो ये होती है इस बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब देखो कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसकी जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल है ये हमारी इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या है कि जैसे कुछ भी बाहर से आ रहा है ये सेल वॉल बचा रही है, कुछ भी अंदर का मटेरियल है वो सेल वॉल बचा रही है, यानी कि सेल वॉल क्या है, पूरे को मेंटेन करके रखती है। अब अगर हम क्या करें, बाई चांस सेल वॉल को अगर तोड़ दें, यानी कि मान लो अगर हमने ये तोड़ दिया, तो अगर एक बार सेल वॉल टूट गई तो एक तो इसके अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा, यानी कि एक तरह से सेल पूरा पिचक के खत्म हो जाएगा, यानी कि सेल का कुछ बचेगा ही नहीं, तो सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये तरीका है। तो अब ये जानते हैं कि इसकी सेल वॉल को हम तोड़ कैसे सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल वॉल बनती कैसे है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे ऊपर ये जो दिख रही होगी ये होती है हमारी माइकोलिक एसिड की लेयर, और जो माइकोलिक एसिड है ये हमारा बैक्सी और लिपिड रिच सब्सटेंस होता है जो इस पूरे को बनाता है। और जो माइकोलिक एसिड है वो एक तरह से हमारा
हमारा फैटी एसिड से मिल के बना होता है, यानी कि फैटी एसिड बनता रहता है, ये हमारी बनती रहती है। क्लियर है। उसके नीचे यहाँ पे हल्का सा छोटा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है यहाँ पे एरिबिनोगैलेक्टोन, यानी कि ये भी एक तरह से हमारी क्या है, इसी का पार्ट होता है। देन इसके नीचे हमारी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, और ये तो हम जानते हैं। और देन इसके नीचे सबसे नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनमें ये सेल वॉल वगैरह नहीं होती है। इसीलिए क्या फायदा होता है कि जब ये हमारा जाता है, यानी कि जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग पे, यानी कि जो ह्यूमन सेल है उन पे काम नहीं करेंगे, बल्कि जो डायरेक्टली टीबी वाले सेल्स हैं उन पे जाके काम करेंगे, क्योंकि उनके पास ये माइकोलिक एसिड है, हमारे पास ये है ही नहीं। तो भाई टारगेट ही हमारा माइकोलिक एसिड पे। दूसरा और क्या होता है कि अब देखो काम कैसे करता है, पहले समझो। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, हमको पता है कि भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को रोक रहा है, इससे हमारी टीबी को ठीक कर रहा है। अब काम कैसे करेगा, तो जो आइसोनियाजाइड है, मान लो ये है, तो ये ना एक प्रो ड्रग की कैटेगरी में आता है, यानी कि नॉर्मली एक्टिव नहीं होता, और जब एक्टिव नहीं है तो बॉडी में आके कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसको क्या होता है कि सबसे पहले जब बॉडी में हम देंगे, मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी में गया, तो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, ये हमारा पहुंच जाता है बैक्टीरिया सेल के अंदर में। तो मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, और ये क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला गया। और जब ये हमारा बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, कैट जी। इसको हम यहाँ पे कैटालाइज पेरोक्सीडेज एंजाइम बोलेंगे, और ये एंजाइम हमारा बैक्टीरिया का एंजाइम होता है। तो अब ये क्या करता है, ये जो आइसोनियाजाइड है इसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे मान लो नॉर्मल हमारा आईएनएच है आइसोनियाजाइड, फिर इसमें क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का एंजाइम है कैट जी, वो इसको एक्टिवेट कर देगा आईएनएच, यानी कि इसका रेडिकल बना देगा। तो ये एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट हो जाता है हमारा आइसोनिकोटिनिक रेडिकल्स फॉर्म में, यानी कि ये मैंने लिख दिया, ना लिखो तब भी कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, एक्टिवेट हो जाता है। तो एक बार एक्टिवेट हो गया। अब जो हमारा बैक्टीरिया है इसके खुद के कुछ को फैक्टर्स होते हैं। अब ये को फैक्टर जैसे हमारा एनएडीपी हो गया, एनएडीपी हो गया, तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो अब जो हमारा ये ड्रग है जो एक एक्टिव फॉर्म में हो गया, ये देन बाइंड हो जाता है इन फैक्टर के साथ में, और जब फैक्टर के साथ में बाइंड हो जाता है तब ये हमारा बनाता है एक INH-NAD या INH-NADP कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाता है। अब समझो कि ये कॉम्प्लेक्स आगे काम कैसे करता है। तो देखो अब हम दोबारा लौट के आते हैं कि हमने क्या देखा था कि जो हमारा पूरा बैक्टीरिया है इसका मेन क्या है, माइकोलिक एसिड की सेल वॉल है। तो अगर हम एक बार माइकोलिक एसिड को रोक लेंगे तो ये बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा। अब ये देखते हैं कि माइकोलिक एसिड बनता कैसे है। तो देखो माइकोलिक एसिड क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा बैक्टीरिया है वो रॉ मेटेरियल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा रॉ मेटेरियल चाहिए, अगर हमें रोटी बनानी तो हमको आटा चाहिए, तो वैसे ही रॉ मेटेरियल है। तो जो माइकोलिक एसिड है वो हमारा बनता है एक एसाइल कोएंजाइम ए से, और ये जो एसाइल कोएंजाइम है ये आगे जाके बनता है इनॉल एसीपी, यानी कि इनॉल एसीपी बनेगा, और ये जो इनॉल एसीपी ये आगे जाके बनाता है हमारा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में हमारे कुछ एंजाइम का इस्तेमाल होता है। तो वही यहाँ पे होता है कि ये जो हमारा इनॉल एसीपी है ये आगे जाके माइकोलिक एसिड बनाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा, इनॉल एसीपी रिडक्टेज। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है कि इनॉल तो हमारे लिख देंगे, तो इनॉल और एसीपी हमारे ये पूरा सब्सटेंस हो गया, और इसमें रिडक्टेज यानी कि रिडक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। और रिडक्टेज एंजाइम क्या कर रहा है, इनॉल एसीपी को कन्वर्ट कर देता है माइकोलिक एसिड में, ये फेन बनना था। तो अब हमको क्या एक टारगेट मिलेगा कि अगर हम इस एंजाइम को रोक देंगे तो भाई जो इनॉल है ये हमारा कन्वर्ट नहीं होगा माइकोलिक एसिड में, और इससे हम माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस रोक देते हैं। और यही कुछ कहाँ पे काम होता है कि अब जैसे हमारे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है हमारे एंजाइम इनॉल एसीपी रिडक्टेज के साथ में, जो मैंने बोला कि रिडक्टेज हमारा मेन एंजाइम है, और इसको शॉर्ट में INHA यानी कि ये बोल देते हैं सिंपल। और जैसे इसके साथ जाकर बाइंड करेगा, अब क्या होगा कि ये हमारा उसको नहीं बनने देगा, यानी कि फैटी एसिड को नहीं बनने देगा, फैटी एसिड की स्ट्रेंथ। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इनॉल में फैटी एसिड जुड़ता ही होता है, और जब ये नहीं बनने देगा तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कन्वर्जन हो रहा था, यानी कि जो हमारा इनॉल एसीपी था, जो मैंने बोला कि इनॉल एसीपी हमारा माइकोलिक एसिड में बन रहा था, वो बनना यहाँ पे बंद हो जाएगा। और जब ये बनना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो माइकोलिक एसिड हमारा बन रहा था इसकी सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाएगी। और जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो एक मेजर लिपिड कंपोनेंट है, यानी कि जो मैंने बोला मेजर पार्ट यही हमारा होता है इस पूरे सेल वॉल का, ये नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा तो जो हमारी सेल वॉल है, अब देखो बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि हमारी जो सेल वॉल है उसकी इंटीग्रिटी मतलब एक तरह से डिफेक्ट हो गई, यानी कि खराब हो गई, उसकी इंटीग्रिटी यानी कि कमजोर हो गई। और जब इस चीज में कमजोर हो जाती है तो अब जो हमारी ह्यूमन की इम्यूनिटी है या कुछ भी है वो इस बैक्टीरियल सेल को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, और इससे क्या होगा, हमारा जो बैक्टीरिया का सेल है वो यहाँ पे टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मर जाता है। तो इस तरह हमारे ये वाले सेल ये वाले ड्रग अपना काम करते हैं, यानी कि जो आइसोनियाजाइड का मेनली काम क्या होता है, ये हमारे इस यानी कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं। और बिना माइकोलिक एसिड के जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल अच्छी नहीं बचेगी, बेकार हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, और इससे हमारा बैक्टीरिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये काम कहाँ करते हैं, हमारे एक एंजाइम इनॉल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम को जाके ब्लॉक करेंगे, और ये एंजाइम की वजह से क्या होगा मेनली कि हमारा ये नहीं बनेगा। और जो स्टार्टिंग थी ये आपकी अलग थी कि ऐसे जाएगा, एक्टिवेट होगा इस एंजाइम से, एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर से कन्वर्ट होगा, तब जाके ये इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। तो ये इसका मेन फंडा हो गया। तो आई होप आपको आइसोनियाजाइड वाला मेन फंडा समझ आ गया होगा क्या है और कैसे ये हमारा काम करता है। बाकी ये वाला इमेज में आपको नोट्स में साथ दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकेगा, टारगेट ये होता है, और ये इनहिबिट करेगा एंजाइम यानी कि इनॉल एसीपी रिडक्टेज को, इससे माइकोलिक एसिड सिंथेसिस
ब्लॉक हो जाती है और ये हमारी वीक हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी, जिससे आराम से ये हमारा मर जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं, इनकी कुछ छोटी मगर मोटी बात है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक हो गया, तो ये ओरली हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन तक डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है और ब्रेन में भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी ये लीवर में मेटाबोलाइज होगा, यानी कि एसिटाइलेशन हो सकती है, देन यूरिन से बाहर निकल जाएगा। एक्शन वही है कि भाई टीबी के जो डिवाइडिंग सेल है उसको रोकेगा, यानी कि टीबी को पूरा खत्म कर रहा है। इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देगा, जो डोरमेंट बैक्टीरिया है सेल वॉल को रोक देगा, और बैक्टीरिया लोड रैपिडली, यानी कि जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके लोड को कम करेगा, और ये अर्ली इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद ये एडीआर देखा जाए तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि ये थोड़ा बहुत हमारे नर्व डैमेज कर सकता है, लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर सकता है। अब यूजेज देखा जाए तो ये हमारे हर फॉर्म, यानी कि टीबी का कोई भी फॉर्म है सब में ये हमारे काम आता है। इसके अलावा एक डॉट थेरेपी होती है, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि जल्दी हमें कोई ट्रीटमेंट करना होगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि प्रिवेंशन करते हैं। जैसे मान लो किसी में चांस है कि भाई ये हो सकता है, तो उसको ये ड्रग पहले ही दे दिया जाएगा, जिससे जो अगर कोई टीबी वगैरह होगा तो बहुत जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा आइसोनियाजाइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफेम्पिसिन के बारे में। अब देखो रिफेम्पिसिन भी हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग माना जाता है टीबी वाले केस में, और ये मेनली काम करता है हमारे उससे अलग, यानी कि वो हमारा काम कराता है किसमें, हमारी सेल वॉल को रोको, लेकिन ये काम करता है हमारी आरएनए सिंथेसिस को रोक के। तो इसका बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फंडा समझो। नॉर्मली क्या होता है, ये आपको डीएनए की चेन पूरी दिख रही होगी। अब डीएनए में क्या होता है कि एंजाइम लगता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या करता है, जो डीएनए है इसी से हमारे आरएनए बनते हैं। अब ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो डीएनए है उसी से हमारे आरएनए बनते हैं, और आरएनए हमारे 3 टाइप के बनेंगे, एमआरएनए बनेगा, फिर टीआरएनए बनेगा। और इसमें जो एमआरएनए है वो मेनली क्या करता है, हमारा राइबोसोम के पास जाएगा और मैसेंजर की तरह काम करके हमारे लिए प्रोटीन भी बनाता है। यानी कि एमआरएनए का ये काम है, यानी कि सारे एमआरएनए हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ये मेन फंडा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रिफेम्पिसिन वो इस आरएनए पॉलीमरेज वाले एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देंगे, और अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि हमारे आरएनए बनना बंद हो जाएगा, और अगर एक बार आरएनए नहीं बनेगा तो आगे जाके कोई प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और प्रोटीन भी नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, तो इससे हमारा जो बैक्टीरियासाइडल है वो एक्शन मिलेगा, यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया वो यहाँ पे मर जाता है। तो इस तरह ये काम करेगा। देखो सिंपल लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। बहुत ही सिंपल काम था इसका। अब ये ओरली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में, और बाइल से यानी कि फिजिक्स और बॉडी से बाहर चला जाता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइडल एक्शन है, यानी कि काफी स्ट्रांगली काम करता है। फिर जो बैक्टीरियल लोड को रैपिडली रिड्यूस करेगा, यानी कि काफी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के प्रोटीन और आरएनए को खत्म कर देता है। देन जो इंटरसेलुलर बैक्टीरिया है, यानी कि जो मैंने बोला कि ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये एक मैक्रोफेज के अंदर, यानी कि इनको इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे मैक्रोफेज यानी कि सेल के अंदर ही अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो जब ये हमारे सेल के अंदर होंगे, मैक्रोफेज के अंदर होंगे, उस टाइम भी ये हमारा इफेक्टिव होगा रिफेम्पिसिन। इसीलिए रिफेम्पिसिन को क्या बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग होता है, यानी कि टीबी के केस में काफी अच्छे से हमारा काम करता है। एडीआर भैया हेपेटोटॉक्सिटी हो गया, फिर जो बॉडी फ्लूइड्स है उनके ऑरेंज डिस्कलेशन हो सकता है, फिर जीआई अपसेट हो सकता है, या यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस के सभी फॉर्म में हमारा यूज होता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करते हैं। और जो रिफेम्पिसिन है वो हमारा लेप्रोसी में भी काम आता है। अब ये मैकेनिज्म याद रखना है, क्योंकि यही आपको एंटी लेप्रोटिक में पढ़ने को मिलेगा। हमारे बाकी के ड्रग है, जैसे हमारा इथेम्ब्यूटॉल हो गया, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और ये काम कैसे करता है सिंपल, इसको देखो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। और ये काम कैसे करेगा, तो एक एंजाइम हमारा एरिबोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम उसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे मैंने क्या बोला था आपसे कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसकी जो ऊपर की है माइकोलिक, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे क्या है एरिबिनोगैलेक्टोन की मतलब पूरी लेयर है, और ये भी क्या कर रहा है हमारे सेल वॉल का पार्ट है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे इथेम्ब्यूटॉल है ये इसी को, यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा डी एरिबिनोगैलेक्टोन को, तो इसमें ये एंजाइम है इसको ब्लॉक कर देगा। जब एंजाइम को ब्लॉक कर देगा तो ये हमारा बनेगा नहीं, यानी कि हमारी सेल वॉल ये कंपोनेंट है ये बनना बंद हो जाएगा इस एंजाइम की मदद से। और जब ये नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारी जो सेल वॉल है वो कमजोर हो जाएगी, और इससे हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये हमारा एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम कर रहा है। अब इसके काइनेटिक क्या, ओरली है, बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया, रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करेगा, और यहाँ पे क्या है बैक्टीरियल सेल वॉल को कमजोर करेगा। एडीआर बस यही है कि विजन प्रॉब्लम थोड़ी कॉज कर सकता है, और कलर विजन थोड़ा लॉस हो सकता है। यूजेस वही है कि इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं टीबी के केस में, और इसके अलावा प्रिवेंट रेजिस्टेंस, यानी कि मान लो किसी को प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रीट के लिए नहीं करना है, तो हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा कमजोर करता रहेगा बैक्टीरिया को। देन हमारे यहाँ पे लास्ट ड्रग आता है पायराजिनामाइड। अब ये पायराजिनामाइड एक हमारा ऐसा ड्रग है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मैक्रोफेज है, अब मैक्रोफेज क्या कर रहा है, इसको एसिडिक एनवायरनमेंट देता है कि बैक्टीरिया को मार सके, लेकिन वो मरता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि मैक्रोफेज के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही पायराजिनामाइड को देंगे ये जाएगा मैक्रोफेज के अंदर में, और वहां जाके एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके एक्टिवेट होकर पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा एक अमाइड था, अब ये हमारा एजोइक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, यानी कि एसिड में कन्वर्ट हो गया। और वहां जाके क्या करेगा, जो
जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है या जो एनर्जी प्रोडक्शन है उनको रोक देगा। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया के अंदर ये काम चल रहा था कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और जो एनर्जी प्रोडक्शन वो रुक जाएगी। इससे एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करके हमारे जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, जो हमारे सेल के अंदर के बैक्टीरिया हैं, उनको यहाँ पे मारने में हेल्प करता है। कौन सा? पायराजीनामाइड हो गया। बाकी ओरली एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज लीवर के अंदर में। ये सब देखो बातें सेम है, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेगा। एक ये अलग होता है, एडीआर थेरेपेटिक यूज अलग होते हैं। तो ये हमारे इंट्रासेलुलर टीबी में इफेक्टिव रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसको शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है कि नॉर्मल हमारे जो मैक्रोफेज है उनको भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। एडीआर वही है कि हेपेटोटॉक्सिटी हो सकता है, हाइपर यूरेसेमिया यानी कि यूरिक एसिड का हाई होना। अब थेरेपेटिक यूज अगर देखे जाए तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इंटेंसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि हमारा कोई वो जो प्रिवेंशन फेज वगैरह उनमें इस्तेमाल करेंगे। हमारा एक छोटा सा ड्रग आता है इथेनोमाइड। तो देखो ये हमारा ना रेजिस्टेंट टीबी यानी कि ये हमारा एक सेकंड लाइन वाला टीबी का ड्रग है और ये आइसोनियाजाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे। बट इसको कब इस्तेमाल करेंगे? मान लो कोई बॉडी है और कोई बॉडी में क्या हो गया कि आइसोनियाजाइड के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, बट उसी टाइम हम क्या करेंगे? आइसोनियाजाइड की जगह इस्तेमाल करेंगे इथेनोमाइड की और ये हमारा उसमें ट्रीट करेगा। बाकी सब कुछ सेम है जैसे हमारे यहाँ पे पहला ड्रग यानी कि आइसोनियाजाइड अपना काम कर रहा था, एज इट इज जो है ये वाला ड्रग भी अपना काम करता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी कि हमने पहले टीबी के बारे में अच्छे से बात किया, बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से बात की, इनके ड्रग्स के बारे में बात किया और ड्रग्स कैसे काम करता है ये भी मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसके अलावा देखो आप लोगों ने एक स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग के बारे में सुना होगा, जो पहला हमारा इफेक्टिव ड्रग निकला था एंटीबायोटिक, जो हमारी इस्तेमाल हो रही थी टीबी में। लेकिन आज तक इतना रेजिस्टेंस मतलब क्रिएट हो गया है कि आजकल इसका इस्तेमाल कम करते हैं। हमारे नॉर्मल जैसे आइसोनियाजाइड रिफेम्पसिन है इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ने अब तक जो है इनके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो अगर कभी बाई चांस आ भी जाए इसके बारे में तो बस एक बेसिक बात है लिख के आ जाना कि फर्स्ट ये सब होता है और इसका बस मेन फंडा क्या होता है कि ये हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा? हमारे प्रोटीन को बनने नहीं देगा, यानी कि हमारे mRNA की मिसलीडिंग करा देता है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा सेल यहाँ पे मर जाता है बैक्टीरिया वाला। तो इस तरह ये काम करता है। अगर कभी याद है लिख के आ सकते हो। तो ये था हमारा पूरा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीवायरल ड्रग। यानी कि अब हमको बात करनी है एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर और यहाँ पे हमारा मेन ड्रग आता है एसाइक्लोविर, या इसके अलावा हम यहाँ पे जीडोब्यूटिन के बारे में भी देखेंगे क्योंकि वो भी हमारा काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंटीवायरल एजेंट यानी कि ये ड्रग्स हमारे होते क्या है। तो अगर हम इसके नाम से क्लियर करें, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटीवायरल एजेंट। तो एंटी का मतलब तो होता है अपोज करना और एजेंट का मतलब होता है ड्रग्स। यानी कि यहाँ पे सिंपल हम किसी ड्रग्स के बारे में यानी कि दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो वायरल वर्ड है ना, ये हमारा आया है वायरस से। और वायरस क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा हमको कॉज करेगा वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान कॉज करेगा। आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एंटीवायरल ड्रग्स है इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे वो ड्रग्स हैं जो इस वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट करेंगे कैसे? तो ये हमको हो रहा था एक वायरस की वजह से, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? इस वायरस को जाके खत्म कर देंगे। और अगर एक बार ये वायरस हमारा खत्म हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो रहे थे ये भी हमारे ट्रीट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे काम करते हैं एंटीवायरल एजेंट। यानी कि अगर हम इसका शॉर्ट इंट्रो देखें क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे वायरल इन्फेक्शन में हमको राहत देते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं वायरस के बारे में, क्योंकि अगर एक बार हमको वायरस के बारे में समझ आ गया सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। पहले ये समझो कि एंटीवायरल क्या होता है, हमारे जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। और इसके एग्जाम्पल हमारे एसाइक्लोविर हो गया, जीडोविडिन हो गया, यहाँ पे ओसेल्टामिविर हो गया, या हमारा रिवाविरिन हो गया। ये हमारे इसके ड्रग्स हो गए। अब थोड़ा पहले बात करते हैं वायरस इन्फेक्शन के बारे में कि वायरस क्या होता है और इसकी सारी कहानी हम पहले समझते हैं। तो अगर क्लियर करें वायरस के बारे में तो देखो वायरस की खासियत क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये देखो। तो वायरस की खासियत क्या होती है कि इसके पास खुद का कुछ होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर देखोगे तो एक इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये भी ऐसा होगा कि जैसे कुछ वायरस हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ आरएनए होगा, कुछ वायरस हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ हमारे डीएनए होगा। यानी कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं जिसके पास दोनों प्रेजेंट होंगे, या तो हमारा आरएनए प्रेजेंट होगा या हमारा डीएनए, कोई भी एक प्रेजेंट होता है। और केवल एक ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके अलावा ये ऊपर आपको दिख रहा होगा ये होते हैं प्रोटीन की कैस्पेड लेयर, और ये लेयर का सिंबल काम क्या होता है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बस खेल खत्म। यानी कि ये दो चीजें हमारी होती है वायरस के पास में। अब अगर ये केवल दो चीजें हैं तो क्या वायरस खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस या जिंदा या कुछ भी कर पाएगा? क्योंकि कहां से कुछ करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वायरस क्या होता है, ये मान सकते हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जब वो हमारी ह्यूमन बॉडी, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो जब ये हमारे ह्यूमन बॉडी से बाहर है ना, तब एक तरह से ये मरा हुआ है, यानी कि डेथ है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हमारे ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तब मान सकते हैं कि ये हमारा जिंदा यानी कि लिविंग बींग्स की तरह काम करता है। अब ये करता कैसा है तो इसको पहले क्लियर करते हैं। तो जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है कि वायरस की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? जैसे मान लो ये हमारा वायरस है, तो सबसे पहले ये हमारी ह्यूमन बॉडी मान लो अटैच करेगा। तो वायरस के अटैच होने के लिए ना हमारे जो होस्ट सेल है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा, वायरस हमारे वहाँ पे अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद क्या होता है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है, मान लो स्किन से या कोई भी कॉन्टैक्ट से हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू कर देगा। और जब इस तरह अंदर आएगा, देखो इस तरह पेनिट्रेट हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो अंदर आ जाता है हमारे सेल के अंदर, और सेल के अंदर आके
जाके अब ये काम क्या करता है कि जो इसका ये मेन डीएनए या आरएनए है इसको हमारे सेल्स के अंदर छोड़ देता है। यानी कि मेन काम क्या है इसका, डीएनए आरएनए। तो अपनी जो कैप्सिड की प्रोटीन लेयर है उसको यहाँ पे कैप्सिड को हटाएगा और उसके बाद जो डीएनए आरएनए वो हमारे सेल के अंदर यहाँ पे देखो ये इसका सेल के अंदर छोड़ देगा, जिसको हम यहाँ पे जीनोम बोल देते हैं क्योंकि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब एक बार जब ये आ जाएगा तो जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा ह्यूमन का सेल है, यानी कि अब ये हमारे ह्यूमन सेल के अंदर आ गया। तो अब ये जो ह्यूमन सेल है यानी कि ये मानो कि ये वायरल डीएनए आरएनए है और ये हमारा ह्यूमन सेल है। तो अब इसने क्या किया कि यहाँ पे अंदर जाके अपना डीएनए आरएनए छोड़ दिया। तो अब क्या है कि सेल हमारा ये ह्यूमन का है, ये ह्यूमन का सेल, लेकिन जो डीएनए आरएनए ये हमारे यहाँ पे किसका है, वायरस का है। और वायरस का है तो ये उसी की तरह काम करेगा। तो अब देखो ये क्या करता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट, यानी कि पहला काम इसका ये मान लो कि भुक्कड़ होता है, बहुत ज्यादा भूखा होता है। जैसे ही वायरस बॉडी में आएगा ये अपने लिए खाना बनाना यानी कि खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के ह्यूमन सेल है यानी कि जो हमारी ह्यूमन सेल है उनका इस्तेमाल करेगा। और एक बार मान लो अगर ये वायरस इस सेल में घुस गया तो ये पूरा जो हमारा सेल है इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इन्फेक्टेड सेल बोल देंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी का पूरा सेल इन्फेक्टेड हो गया। और ये पूरा जब इन्फेक्टेड हो गया तो जो वायरस है इसके अंदर जो भी मटेरियल बनेगा वो अब वायरस का होगा, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, वो टोटल कब्जा हमारे यहाँ पे वायरस कर चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो भी हमारे एंजाइम है या एंजाइम बने वो सारे के सारे हमारे वायरस के बनते हैं। तो वायरस यहाँ पे क्या करेगा कि जो वायरस का डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो भी ये एंजाइम है उनका इस्तेमाल करके अपने लिए डीएनए और आरएनए को यहाँ पे बनाने लगता है। तो वायरस क्या कर रहा है, हमारी होस्ट सेल की चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब वो हमारी नहीं रही है, एक्चुअल में वायरस की हो गई है। तो उनका इस्तेमाल करके वायरस क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और अपने जेनेटिक मेटेरियल को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। और जब रेप्लिकेट करेगा उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा कि यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा और ये प्रोटीन पूरा करेगा। और सबके बाद क्या होगा, देन जो वायरस है वो हमारे इन्फेक्टेड सेल के अंदर में इस तरह से अपने आप को पूरा असेंबल करेगा। और असेंबल करने के बाद एक नया वायरस हमारा जो है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटीन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो ये प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन का पता है क्या करेगा वायरस, अपनी जो ये थी यानी कि जो कैप्सिड लेयर थी इसको बनाएगा। तो जो डीएनए आरएनए ये हो गया और प्रोटीन उसने यहाँ पे बना लिया वायरस ने। उसके बाद इस तरह से देखो पूरा वायरस हमारा बनकर नया तैयार है। और अब क्या करेगा, अब ये वायरस हमारे जो इन्फेक्टेड सेल थे उनके अंदर से बाहर निकलेगा, हमारे सेल को मार देगा और इस तरह अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहेगा। और ऐसे करते करते क्या होगा, जो वायरस है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा लाखों में डिवाइड होने लगता है। और इसीलिए क्या था कि जो हमारा भी कोरोना टाइम चला था वो इतना डेंजर इसीलिए था क्योंकि वायरस की सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि वो हमारी बॉडी में जा रहा था। और जो कोरोना वाला था वो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी में जा रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और वहां जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था, यानी कि संख्या बढ़ा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। और उसकी वजह से क्या कि ये इतना डेंजर हो गया कि इसको आप दवाई दे रहे हैं, भाई इसको मार रहे हैं, लेकिन मार रहे हैं तब तक वो और बन नहीं रहा है। तो भाई इतना रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहा था कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए वायरस ना बहुत डैमेज है, मतलब डेंजर है। और आपने देखा होगा कि एक बार अगर पूरे वर्ल्ड में देखो कोरोना कहाँ से आया था आज भी नहीं पता, क्लियर नहीं है, मतलब बोलते चाइना वगैरह थे, अगर आपको बताया तो बताओ। तो क्लियर ये है, लेकिन वो पूरी बॉडी में इस तरह फैल गया, यानी कि हर एक घर में, गली में, हर तरफ फैल गया। तो वायरस क्या रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी फैलता है, स्प्रेड करता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा घातक हो जाता है। और इसीलिए जो है यहाँ पे वर्ड हम वायरल यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और इसीलिए क्या होता है कि आजकल जो आपने देखा होगा कोई भी गाना या कोई भी मीम अगर वायरल होता है तो उसको हम वायरल बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि मान लो एक किसी बंदे ने बनाई और वो इतना मतलब एक तरह से फैलता चला जाता है, पूरे फैलता चला जाता है, 1% दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में, और इससे फिर बाकियों के स्टेट में, और ऐसे पूरे वर्ल्ड में। और इसके बाद कुछ तो हमारे ऐसे थे जो हमारे वर्ल्ड फेमस हो गए थे, जैसे जो डेविड वार्नर वगैरह था वो भी उस पर मतलब मीम वगैरह बना रहे थे। तो इस तरह कुछ कुछ मीम हमारे इतने वायरल हो जाते हैं। तो वायरल इसीलिए आता है क्योंकि वायरस के वजह से आया है, क्योंकि वायरस का नेचर ही ये होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा वायरस के बारे में। बाकी वायरस हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होता है हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। फिर ये इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू वगैरह जो हमको नॉर्मल होता है ना, वो इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। देन ये हेपेटाइटिस वी वायरस, ये आपको पूरा दिख रहा होगा। देन यहाँ पे HIV वायरस ये रहा, और ये हमारा होता है कोरोना वायरस। तो ये सारे के सारे हमारे वायरस हो गए। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ये हमारे वो बीमारी या इन्फेक्शन है जो हमें वायरस की वजह से होती है, जैसे हर्पीस वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या HIV वायरस हो गया। और HIV की खासियत क्या होती है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत कमजोर कर देता है, इससे बॉडी धीरे धीरे मर जाती है। देन यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस हो गया। अब ये वायरस क्या करेंगे, हमारे होस्ट सेल, जैसे मैंने बोला कि हमारे होस्ट सेल में जाएंगे और हमारे होस्ट सेल का जो सेल है उसकी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और अपने लिए नए नए वायरस यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि वायरस हमारा बहुत ज्यादा परसिस्टेंट यानी कि लंबे टाइम तक रहेगा, लंबे टाइम तक फैलता रहेगा, और हमें उससे इरेडिकेट यानी कि निकालना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत ही मुश्किल से मतलब हम उससे जीत पाते हैं। अब अगर
अगर वायरस मान लो आ जाता है तो ये करेगा क्या, तो एक तो हमारी बॉडी में फीवर करेगा, फैटिगनेस करेगा, यानी कि थकावट बहुत रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, उसके बाद सर दर्द हो गया, बॉडी में दर्द हो गया। इसके बाद हमारी बॉडी में ये देखो वायरस पे डिपेंड करता है कि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी में लीजन्स यानी कि घाव क्रिएट करते हैं, कुछ हमारे वायरस क्या करेंगे इस तरह से यानी कि ऐसे पूरा बना देंगे। ये आपने यूनिट 5th में शायद मैंने आपको एसटीडी के बारे में बताया था, 4th में, तहाँ पे मैंने आपको ये बताया भी था। इसके अलावा ये ऐसे कुछ वायरस हमारे क्या करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम, जैसे खांसी वगैरह लेके आएंगे, सोर थ्रोट, जैसे हमारा कोरोना था वो मेनली हमारी सांस को ही घोट रहा था, यानी कि हम सांस ही नहीं ले पा रहे थे। इसके अलावा कुछ वायरस हमारे क्या करते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देंगे, जैसे हमारा HIV वाला वायरस हो गया। देन ये हमारे क्या करते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं और बंदे की जान ले सकते हैं। तो इस तरह जो वायरस है वो हमारे लिए डेंजर हो जाता है कि वो पूरी हमारी बॉडी सेल्स में आके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देता है और हमारी बॉडी का इस्तेमाल करता है, यानी कि हमारी बॉडी में खाता है और हमारी बॉडी में ही छेद करता है। तो ये वायरस के बारे में ये साइन सिम्टम्स होगा। जो पैथोजेनेसिस है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो आप पूरा देख रहे हो यही हमारी पैथोजेनेसिस होती है कि कैसे वायरस आता है और कैसे पूरी आपको स्प्रेड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इलाज के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग के बारे में। अब देखो यहाँ थोड़ा मैंने शॉर्ट किया क्योंकि इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। मेडिकेम के अंदर थोड़ा मैंने डिटेल्स में आपको वायरस के बारे में और बताया था कैसे क्या है, तो आप एक बार वो भी देखोगे, आपके दोनों जगह काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग के बारे में, यानी कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे वायरस को ट्रीट कर सकती हैं। अब देखो ये जो ट्रीटमेंट है यानी कि क्लासिफिकेशन है, ये हम वायरस के टाइप पे देख लेते हैं क्योंकि वायरस डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट टाइप के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे आते हैं एंटी हर्पीज वायरस। अब देखो एंटी हर्पीज वायरस का मतलब क्या है कि एक हमारा वायरस होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, उसके ट्रीटमेंट में जिन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे उनको हम यहाँ पे एंटी हर्पीज वायरस ड्रग बोल देंगे। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है एसाइक्लोविर हो गया या वेलासाइक्लोविर होता है। देन हमारे यहाँ पे आते हैं एंटी रेट्रोवायरस ड्रग। अब ये रेट्रोवायरस ड्रग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे जो HIV वायरस हो गए और ऐसे वायरस हो गए जिनमें सिर्फ हमारा RNA प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बोला कोई भी एक होगा, तो जो हमारे RNA वाले वायरस होते हैं ना उनमें हम यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा एंटी रेट्रोवायरल हो गया। इनमें हमारे ड्रग आते हैं जैसे हमारा जीडोविडिन हो गया या लेमिविडिन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। फिर हमारे थर्ड आते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। अब ये हमारे क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ काम करेंगे। और ये जो वायरस ये मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी वायरस की तरह काम करेंगे, यानी कि जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत या हमारे बुखार या इन सब में फ्लू मतलब एक तरह से कर देता है। अब इसमें हमारे ड्रग आते हैं और सेल्टामेविर, फिर हमारा जेनमविर हो गया। फिर हमारे आते हैं कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग। इसमें क्या होता है कि ये हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मल्टीपल टाइप के वायरस पे अपना काम करेंगे, पर मेनली हमारे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो वैसे तो बीमारी पे डिपेंड करते हैं, पर मेनली हमारे एसाइक्लोविर हो गया, देन यहाँ पे जीडोविडिन हो गया, देन हमारा ये हो गया। तो ये दो हमारे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और ये भी तो हम इन तीनों ड्रग के बारे में यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अब हमारा यहाँ पे पहला ड्रग आता है एसाइक्लोविर। अब देखो ये ना हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है अगर हर्पीज वायरस हुआ है, क्योंकि जो है ना ये हमारा एज अ एंटी हर्पीज की तरह काम करता है। और एंटी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी बीमारी है जो इस हर्पीज वायरस की वजह से हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एसाइक्लोविर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही रीजन था कि जो STD डिजीज थी उनमें भी हम यहाँ पे एसाइक्लोविर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो डिजीज हमें इस वाले वायरस की वजह से हो रही थी। तो ये ना हमारे हाईली सिलेक्टिव होता है और ये मेनली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं ना उन्हीं पे जाके काम करेगा। जैसे मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल है। तो ये जो हमारा ड्रग है ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड ड्रग में जाके ही एक्टिवेट होकर वहां काम करेगा, नॉर्मल सेल में अपना काम नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल सेल है उनमें कोई टॉक्सिसिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। अब देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। देखो जो हमारा एसाइक्लोविर है ना वो हमारे जैसे कोई भी जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है जैसे मान लो ये हमारा इन्फेक्टेड सेल था, इसके अंदर जाके घुस जाएगा। और जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर ना हमारा देखो पहले से एक्टिवेट नहीं होता है। अब क्या होगा कि मान लो ये इन्फेक्टेड सेल है तो ये पहले तो हमारा नॉर्मल सेल था, लेकिन जब यहाँ पे कोई भी वायरस हमारा आया तब ये हमारा इन्फेक्टेड सेल बना। तो ये जो हमारा इन्फेक्टेड सेल है अब इसके अंदर हमारा एक एंजाइम बनता है थायमिडिन काइनेज, और ये ना वायरस का एंजाइम है क्योंकि वायरस का सेल हो गया तो अब ये हमारा वायरस का एंजाइम है। तो जब हमारा ड्रग होगा ये क्या करेगा, इसी इन्फेक्टेड सेल के अंदर आएगा। तो जब ये हमारा ड्रग स्टार्टिंग में दिया जाता है तो ये इनएक्टिव होता है यानी कि काम नहीं करता। जैसे ही हमारे ये वायरस वाले इन्फेक्टेड सेल के अंदर आएगा हमारे यहाँ पे एक एंजाइम होता है थायमिडिन काइनेज जिसको हम टीके एंजाइम बोल देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा इसमें यानी कि जो हमारा ड्रग है इस ड्रग को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये जो हमारा एसाइक्लोविर है पहले इसको कन्वर्ट करेगा मोनोफॉस्फेट में, फिर इसको कन्वर्ट करेगा ट्राइफॉस्फेट में, और जैसे ही हमारा ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है अब ये जो हमारा एसाइक्लोविर है ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है यानी कि अपना काम दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा एसाइक्लोविर है ये कंपीट करता है नॉर्मल मेटाबोलाइट के साथ में। ये डायरेक्टली समझो, आप चाहो तो ये वाली लाइन हटा सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अब ये जो हमारा एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट है ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा इनहिबिट करता है DNA पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को।
और हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा एंजाइम है ना डीएनए पॉलीमरेज, इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि जब हमारा जो वायरस है वो डीएनए से डीएनए बनाएगा तो इस एंजाइम यानी कि पॉलीमरेज का इस्तेमाल करता है। तो अगर एक बार ये ब्लॉक हो गया तो हमारा आगे जाके डीएनए नहीं बनेगा, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारा जो डीएनए नहीं बनेगा तो वायरस क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और इससे वायरस यहाँ पे मर जाता है। क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बाकी का हमारी बॉडी संभाल लेगी, बस यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन रोक देती है। अब देखो ये पूरा एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। अब देखो नॉर्मली क्या है, ये मान लो हमारा एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है यानी कि नॉर्मल सेल है, हमारी बॉडी का ये एसाइक्लोविर हमने दिया, इसके अंदर गया, इसके अंदर जाके क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट था। बाद में जो हमारा वायरस का सेल था इसी के अंदर हमारा थायमिडिन काइनेज जो टीके एंजाइम है उसने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया और इसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर आपको याद होगा कभी आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी एक जमाने में, और वहां पे हम एक एंजाइम काइनेज इस्तेमाल करते थे, और काइनेज का जैसे हम इस्तेमाल करते थे वहां पे फॉस्फेट ग्रुप हमारा ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है कि जो हमारा थायमिडिन काइनेज है वो क्या है, एक एंजाइम है, और वो काइनेज की वजह से क्या हो रहा है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप लग रहे हैं, और फॉस्फेट ग्रुप में क्या हो रहा है कि ड्रग हमारा सेम है बस इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, मतलब वो और ज्यादा एक्टिव हो गया। तो बस ये एक सिंपल फंडा, बस नॉलेज के लिए आपको बता रहा था। अब ये क्या करता है कि ये हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, और एक तरह से बोला जाए तो खुद उसको इनहिबिट करके क्या करेगा, खुद उसकी जगह आ जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये हमारा एक डीएनए है, मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये हमारा एक डीएनए है नॉर्मल वाला, ठीक है। अब ये डीएनए से क्या होगा, हमारा ये डीएनए से ये डीएनए बनेगा। तो जब ये एक डीएनए मान लो और एक डीएनए से हमारे दो डीएनए जब बनने रेप्लिकेट हो रहा है, तो इस डीएनए से डीएनए बनने के लिए हमारा एक एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या लगता है, अब यहाँ पे ये ड्रग आया एसाइक्लोविर, इसने क्या किया, इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इसके साथ जाके बाइंड हुआ, इसको हटाया और इसकी जगह खुद जाके लग जाएगा। क्या करेगा, खुद जाके लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये हमारे डीएनए में जाके लग रहा था, जैसे आपको देख रहे होगे कि ये हमारा एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, सॉरी ये एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ जाके लग रहा है जो डीएनए पॉलीमरेज है, और उसके बाद वो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इस डीएनए की यानी कि ये जो है इसकी जगह हमारा ये एसाइक्लोविर फॉस्फेट आके लग जाएगा, और लगने के बाद क्या करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट इनटू डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर खुद घुस गया ये ड्रग, और जब यहाँ पे खुद घुस गया तो अब क्या करेगा, अब इसके चेन को टर्मिनेट करेगा, यानी कि चेन को रोकेगा, यानी कि जो नॉर्मल डीएनए काम कर रहा था वो डीएनए नॉर्मल काम भी नहीं करेगा, और डीएनए रेप्लिकेट तो भूल जाओ, यानी कि जो कर रहा है वो भी काम नहीं करेगा, और रेप्लिकेशन तो हमारी रुकी जाती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं बचा, और जब पॉलीमरेज ही नहीं बचेगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। यानी कि एक बार और के लिए यहाँ से समझे तो ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब इसके बाद क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करके यहाँ पे ये तो रुक गया कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि पॉलीमरेज रुक गया। इसके बाद ये ना खुद यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की जगह जाके खुद क्या करेगा, इस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी कि अंदर घुस जाएगा, और जब घुस जाएगा तो डीएनए चेन का टर्मिनेशन करेगा, यानी कि डीएनए चेन को तोड़ना और शुरू करेगा, उसकी सिंथेसिस को रोकेगा, और इससे क्या हो जाएगा, वायरल का जो रेप्लिकेशन है यानी कि कंप्लीट यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो हमारा रुक जाता है, और इससे जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था वो रुक जाता है। क्योंकि मेन हमारा फंडा वही होता है कि हमें वायरस के इन्फेक्शन को या रेप्लिकेशन को रोकना होता है, वो काम हमारे यहाँ पे एसाइक्लोविर बड़े अच्छे से कर देता है। तो आई होप अब आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा काम कैसे करता है। एक एंजाइम को रोकेगा तो भाई डीएनए की रेप्लिकेशन रोके, इसके अलावा खुद डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, किसकी जगह, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये जाता तो इसकी जगह खुद जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, और जब उसके अंदर घुस गया तो चेन टर्मिनेशन करेगा, उसको रोकेगा रेप्लिकेशन को, और वायरस के मतलब इन्फेक्शन को पूरा खत्म कर देता है। बाकी जरूरी बात है तो ये हमारा ओरल एब्जॉर्प्शन मतलब मॉडरेट है लेकिन सफिशिएंट है, काम चल जाता है, वाइडली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेन में भी चला जाता है। इसके अलावा ये मतलब इन्फेक्टेड टिश्यू में ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में पहुंचता है, इसीलिए ज़्यादा सिलेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा अनचेंज यानी कि किडनी से अनचेंज फॉर्म में बाहर निकल जाता है। देन यहाँ एक्शन देखा जाए तो ये वायरल डीएनए सिंथेसिस को रोकता है, सिलेक्टिव जाके टॉक्सिसिटी कम करता है, इसकी वजह से सिलेक्टिव। ये सारी बातें यार देख लेना, वही सारी रिपीटेड बातें होती हैं। एडीआर देख लेते हैं कि नोजिया वॉमिटिंग कर सकता है, हेडेक हो गया, फिर हमारी किडनी में टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म में किडनी से जा रहा है तो किडनी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है अगर हाई डोज में लिया जाए, और लोकल इरिटेशन यानी कि अगर इंजेक्शन देंगे तो उस जगह भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा थेरेपेटिक यूज अगर देखें ना तो ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होंगे जैसे हमारे स्किन में होता है, लिप्स में होता है, जेनेटल एरिया में होता है, तो उन सब में ट्रीट करेगा। इसके अलावा जो जेनेटल हब इन्फेक्शन है ये हमने एसटीडी में पढ़ा था, उसमें यानी कि जेनेटल एरिया में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, जाने वगैरह, ये सब क्लियर करेगा। देन हमारे चिकन पॉक्स जो होता है ना, लोग बोलते हैं गाँव में कि माता वगैरह आ गई है, तो वो एक वायरस होता है हमारा वेरिसेला, यानी कि जो ये वाला वायरस है वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसमें भी हमारा एसाइक्लोविर थोड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, यानी कि चिकन पॉक्स वगैरह। देन जो हमारा सिंगलास हर्पी जोस्टर की वजह से होता है उसको
ट्रीट करेगा। इसके बाद जो हर्पीस एन्सेफेलाइटिस है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन में अगर हर्पीस वायरस कोई नुकसान करेगा उसमें भी हमको ये राहत देता है। तो ये हो गया हमारा एसाइक्लोवीर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है जूडोविडिन। अब देखो जूडोविडिन क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का है जो हमारे HIV या एंटी रेट्रो ड्रग की तरह काम करता है। तो जितने भी हमारे रेट्रो वायरस है ना उनमें हेल्प करेगा। अब रेट्रो वायरस क्या होता है ना, इसको समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। यानी कि जैसे मैं बता रहा था कि डीएनए से डीएनए बनेगा और बाद में डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाता है जिसमें mRNA tRNA ये सब होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल ये चलता है। लेकिन अब मान लो कुछ हमारे ऐसे वायरस हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट ही नहीं है। अब भाई जिनमें अगर डीएनए प्रेजेंट नहीं है उनमें क्या, उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। और अब उनको क्या करना है कि भाई उनको डीएनए चाहिए क्योंकि आगे तक काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये आरएनए से बनाते हैं डीएनए को। और जब ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो उस टाइम पे एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स काम कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है लेकिन ये आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो ये हमारा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। और बाद में जब डीएनए बन जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज करके और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज करके ये आरएनए वगैरह बनाएगा। तो इस तरह ये पूरा चलता रहता है। हम क्या करते हैं, इसी मेन स्टेप पे ही अपना अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रग है मान लो जीडोविडिन है, वो इसी एंजाइम यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले एंजाइम को रोक देगा। और जब इसको रोक देगा तो हमारा आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा। बात ही आगे की बात तो बाद में है ना। जब हमारा आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये जीडोविडिन अपना काम करते हैं। और ये भी नॉर्मली क्या होता है कि जब बॉडी में जाते हैं हमारे प्रो ड्रग की तरह काम करेंगे, जाके ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे एक एंजाइम की मदद से। और ये एक्टिवेट क्या जो ही टीके एंजाइम, और ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ट्राइफॉस्फेट में। और फिर क्या करेंगे, ये हमारा जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके साथ जाके इनहिबिट कर देंगे। और इससे क्या होगा, हमारा जो आरएनए से डीएनए बनता है वो नहीं बनेगा, तो वायरस हमारा रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा हो गया कि एंजाइम यूज बाय HIV। जो हमारा HIV वगैरह होता है ना, वो भी मतलब HIV वगैरह इन्फेक्शन में भी ये हमारा काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो आगे हमने यहाँ पे देखा था, इसके अलावा ये हमारा जो वायरल डीएनए है मान लो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उनका चेन टर्मिनेशन करेगा और वायरल डीएनए को बनने से रोकेगा और वायरल की रेप्लिकेशन हमारी रुक जाती है। यानी कि दोनों का ही काम कर रहा है, हमारे इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोके आरएनए से डीएनए नहीं बनने दे रहा, और बाकी हमारा इस तरह भी काम करता है। यानी कि इस तरह पूरा काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मजे की क्या है कि इसी को जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि यहाँ पे हमारा वर्ड आता है NRRTI, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा एंजाइम है, और इनहिबिटर क्या है, रोकने वाला। इसीलिए इनको NRTI बोल देते हैं। अगर कहीं आपको ये लिखा मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे बात कर रहे होंगे हम जीडोविडिन के बारे में। तो ये पूरा फंडा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें काइनेटिक के बारे में, तो ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है और लीवर में मेटाबोलाइज, और ये एक्सीड आउट हो गया। HIV रेप्लिकेशन, वायरल लोड, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। ADR अगर देखा जाए तो ये हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर सकता है, ये थोड़े नुकसान वाली बात है। एनीमिया यानी कि RCB काउंट को कम कर सकता है। हमारी फैटिकनेस और वीकनेस, कमजोरी, थकावट और हेडेक, नोजिया कॉज कर सकता है। थेरापेटिक यूज के बारे में अगर बात की जाए तो ये HIV ट्रीटमेंट में, मतलब HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कई बार इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रेट्रोवायरस हैं उनके खिलाफ हाईली एक्टिव हम एक थेरेपी चलाते हैं, उनमें हम जीडोविडिन वाले ड्रग को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये भी काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो मदर से, कई बार मान लो मदर को अगर कोई HIV इन्फेक्शन है, वो चाइल्ड में जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस जीडोविडिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट ड्रग आता है ओसेल्टामावीर। अब देखो ये भी एक हमारा एंटीवायरल ड्रग होता है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होते हैं उसमें हेल्प करता है। अब ये काम क्या करता है, तो ये हमारा एक एंजाइम होता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम, इसको जाके ब्लॉक करेगा। और इसका मेनली काम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जब हमने यहाँ पे पैथोजेनेसिस देखी थी तो एंड में क्या होता है कि मान लो ये न्यू वायरल हमारा बन गया, देन ये हमारा जो इन्फेक्टेड सेल होता है ना, उस सेल के अंदर से रिलीज होता है, और उसको रिलीज करने में ना एक एंजाइम हमारा काम हेल्प करता है, वो हमारा होता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम। तो ये जो हमारे ओसेल्टामावीर हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देते हैं। और इसका क्या फायदा होगा कि जो हमारा न्यू वायरल पार्टिकल है जो इन्फेक्टेड सेल से निकल के हमारा बाहर आ रहा था, जो नया वायरस बना है, वो हमारा रिलीज नहीं हो पाता। और जब रिलीज नहीं होगा तो जो हमारा ये स्प्रेड हो रहा था, यानी कि वायरस हमारा फैल रहा था, वो नहीं फैलता। तो ये मेनली हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मेनली वही हमारा पूरा मैकेनिज्म एक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए काइनेटिक, एब्जॉर्ब ओरली, एक्टिव फॉर्म लीवर के अंदर मतलब कन्वर्ट होता है तब काम करेगा, और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब एक्शन देखा जाए तो वायरल स्प्रेड, यानी कि वायरल स्प्रेड को प्रिवेंट करेगा। ADR देखा जाए नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक, और यूजे देखा जाए तो जो हमारे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर इसको जल्दी दिया जाए, यानी कि मान लो किसी को लग रहा है वायरस हुआ और जल्दी दे दिया जाए, तो ये फायदा क्यों करेगा, क्योंकि ये जो वायरस है वो रेप्लिकेट करके बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलने वाली प्रोसेस को रोक देगा। तो इस तरह ये हमारा काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ओसेल्टामावीर के बारे में। तो अब अगर देखा जाए हमने लगभग अपना सारा का सारा एंटीवायरल के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बात मैं और बोल दूं, मान लो अगर कहीं ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको ड्रग के अकॉर्डिंग बढ़ाया, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एंटी हर्पीस ड्रग के बारे में लिखना है, तो ऐसा नहीं है
कि आप बोलो ये तो बताया नहीं था, जो आपका एसाइक्लोविर है वही होता है, बस इतना लिख देना कि ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हर्पीज इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। और वो वाला फंडा मैंने आपको यही इंट्रो में दे रखा है कि ये वो ड्रग्स होंगे जो एक्ट करेंगे अगेंस्ट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ में, और ड्रग्स ये होते हैं। और देन आपको यही यानी कि एसाइक्लोविर हेडिंग डाल के पूरा ये एक लिख के आ जाएगा, आपका पार्ट सही हो जाएगा। वहीं जीडो वीडियो में मान लो या तो आपका एंटी रेट्रो वायरस आ जाएगा, रेट्रो वायरस ड्रग आ जाएगा, या आपका एंटी HIV ड्रग आ जाएगा। दोनों केस में आपको यही एग्जाम्पल डालना है और इसको पूरा सॉल्व करके आ जाओगे। और एंटी इन्फ्लुएंजा में आप ये वाला लिख के आ जाओगे, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल आपका एंटी वायरल एजेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एनालिस्ट एंटी फंगल ड्रग, यानी कि यहाँ पे हमको बात करनी है एंटी फंगल ड्रग के बारे में। देन यहाँ पे मोस्टली हमारा आता है पॉलीइन एंटीबायोटिक के बारे में, या और भी हम यहाँ अच्छे से बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ नाम से जाने कि हमारे एंटी फंगल एजेंट एक्चुअल में क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरह बनता है, ये पूरा लिखा हुआ है। तो अगर एंटी फंगल एजेंट के बारे में बात करें तो देखो क्या क्लियर हो रहा है कि एंटी वर्ड तो हमारा अपोज के लिए यानी कि ट्रीट करने के लिए, और एजेंट का मतलब होता है ड्रग्स, यानी कि ये क्लियर हो रहा है कि ये हमारे ड्रग्स हैं। अब ड्रग्स हमारे काम कहाँ आएंगे, तो ये हमारे काम आते हैं फंगल इन्फेक्शन में। अब देखो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे ना फंगल सेल होते हैं, इसको हम फंगाई वगैरह बोल देते हैं या भंगाई बोल देते हैं। तो ये फंगाई क्या करते हैं, ये ना हमारे किसी भी अगर ह्यूमन बॉडी में एंट्री करते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब इसके क्या नुकसान है आगे बात करेंगे। तो अगर ये हमारे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिन दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट बोल देते हैं। और ये काम कैसे करेंगे, ये हमारे फंगल इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसके सोर्स यानी कि फंगल सेल को खत्म करके। क्योंकि बॉडी में जब कोई फंगाई या फंगल सेल गया तभी तो बीमारी हो रही है। तो अगर हम उस सेल को खत्म कर देंगे तो फंगल इन्फेक्शन भी हमारा ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगा। तो यही होता है हमारा एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको हम यहाँ पे माइकोसिस भी बोल देते हैं, यानी कि ये ऐसे इन्फेक्शन है जो हमारे फंगाई के द्वारा हो रहे हैं। अब जो फंगस के बारे में थोड़ा अगर बात करें तो जो फंगाई है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि जैसे हमारा ह्यूमन सेल होता है कुछ उसी तरह का हमारा सेल होता है। और इनमें क्या होता है, बस एक मेन चीज क्या होती है कि इनकी जो हमारी एक मेम्ब्रेन होती है वो हमारी एर्गोस्ट्रोल से बनी होती है। जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बनी होती है, इसी तरह जो हमारा फंगाई होता है इनकी जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो हमारी बनी होती है, किससे बनी होती है, एर्गोस्ट्रोल से। और यही हमारे लिए सबसे टारगेट वाली बात होती है, क्योंकि भाई नॉर्मल क्या है कि मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और इसमें मान लो ये फंगल सेल पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये इनको अटैक करने आएंगे, लेकिन हमारी बॉडी के खुद के ह्यूमन सेल्स भी हैं, तो कहीं ये ड्रग्स हमारे ह्यूमन सेल को अटैक ना कर दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशल टाइप के ड्रग बनाते हैं जो सिर्फ क्या करेंगे, हमारे एर्गोस्टेरॉल को जाके मारेंगे। और एर्गोस्टेरॉल हमारी इन फंगल सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इसका फायदा क्या है, जब ये ड्रग आएंगे तो हमारे ह्यूमन सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि कोई नुकसान नहीं क्योंकि एक्टिवेट नहीं हो रहे, लेकिन इधर जाके क्या करेंगे, हमारे इस फंगल सेल को मारेंगे और हमें इस बीमारी से राहत दिलाते हैं। तो ये होती है इसकी स्पेशल वाली एक बात। तो अब जो हमारे ये ड्रग्स होते हैं एंटी फंगल, इनके एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन हमारा क्या है, एम्फोटेरसिन बी हो गया, देन हमारा फ्लूकोनाजोल हो गया, ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, एजोल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। देन हमारे यहाँ पे कैप्सोफंगाइन हो गया, जो हमारा ग्रिसियोफल्विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2-3 हमारे मेन आते हैं, उसको देखेंगे। यानी कि एक हम देखेंगे पॉलीन एंटीबायोटिक, यानी कि जो हमारा एम्फोटेरसिन हो गया, और एक हम देखेंगे एजोल जिसमें हमारा फ्लूकोनाजोल हो गया। तो 2 अगर हम कर लेते हैं हमारे लिए मोर देन इनफ यहाँ पे हो जाएगा। पहले बात करें इस पूरे फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि ये हमारा क्या होता है। देखो फंगल इन्फेक्शन है ये मोस्टली सुपरफिशियल होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर होगा, यानी कि जो हमको इजीली दिखाई देता है, यानी कि ऐसा नहीं है जो ब्लड के अंदर हो रहा है, मोस्टली हमारे स्किन, हेयर, नेल्स में हो रहा है। लेकिन दूसरा हमारे ये सिस्टमैटिक भी हो सकता है और ये ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर होता है, मतलब कम होता है, रेयर तो नहीं है, लेकिन ये सुपरफिशियल वाला हमारा ज्यादा होता है, जो नॉर्मली भी आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा और शायद आप में से कभी ना किसी को हुआ होगा। तो जब सुपरफिशियल होता है तो हमारे स्किन के, जैसे आप अगर एक बार दिखाऊं तो जैसे मान लो ये टंग पे हो गया, तो ये मतलब जो फंगाई है ना वो भी डिफरेंट सेल के सेल होते हैं। जैसे हमारा कैंडिडियासिस सेल हो गया, फिर टीनिया हो गया, फिर एस्परगिलाइज हो गया, फिर क्रिप्टोकोकाई हो गया, फिर हमारा हिस्टोप्लाज्मा हो गया, या हमारा म्यूकर हो गया। तो जो हमारा कैंडिडियासिस है देखो ये क्या करेगा, जैसे टंग वगैरह है इसमें वाइटिस पूरा फंगाई सा जनरेट कर देगा। फिर जो टीनिया है वो ये आपको दिख रहा होगा ना, रिंग बॉम, जिसको इचकार्ड वगैरह पहले ऐड आ जाता था, खुजली, तो ये वाला पूरा उसका है। देन एस्परगिलास हमारे लंग्स वगैरह में डैमेज करेंगे। देन क्रिप्टोकोकाई क्या करते हैं, हमारे ब्रेन वगैरह में डैमेज करेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे और देखा जाए तो यही हमारे हैं, यानी कि सुपरफिशियल हमारे स्किन, हेयर, नेल को करेगा, और सिस्टमैटिक में अगर देखा जाए तो हमारे जो लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, उसमें डैमेज करेगा। अब जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको एक तो यहाँ बता दिया कि एक हमारा कैंडिडा होता है, ये कैंडिडियासिस कॉज करेगा, ये ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन यहाँ पे एस्परगिलास होता है, ये हमारा डर्मेटोफाइट होता है, डर्मेटोफाइट हमारे स्किन में इन्फेक्शन वगैरह करेगा, जैसे टीनिया हो गया, और एस्परगिलास हमारे लंग्स में डैमेज करेगा, ये हो गया। देन जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, यानी कि मान लो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, उनके लिए ये इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन हमारे एक सीवर या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि फंगल भी हमारे लिए डेंजर है। तो अगर इसमें हम ट्रीटमेंट ना करें या मान लो किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये भी किसी की जान तक ले सकते हैं। तो
ये हो गया पूरा। अब साइन सिम्टम क्या कि क्या क्या देखने को मिलता है, पहचानेंगे कैसे? एक तो यही हो गया कि ईचिंग एंड रेडनेस, यानी कि भाई आपको पता है कि अगर कहीं पे ये होते हैं तो खुजली वगैरह मचना शुरू हो जाती है। यार इसको बंद करो देख देख के। तो एक तो खुजली वगैरह होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा एकदम क्या ईचिंग वगैरह और इस तरह का रेडनेस वगैरह देखने लगती है। देन व्हाइट पैचेस इन माउथ, यानी कि ये तो अब देखना पड़ेगा कि मुंह के अंदर में इस तरह के व्हाइट व्हाइट पैचेस यहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा नेल थिकनिंग एंड डिस्कलरेशन, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो नाखून है ना, इसमें मेरे तो भाई एकदम फर्स्ट क्लास है और बहुत ही कटे हुए छोटे छोटे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेल कई बार थिक यानी कि मोटे हो जाते हैं या इनका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा फीवर एंड वीकनेस, यानी कि कई बार बुखार वगैरह आ जाता है या फिर कमजोरी वगैरह हो गई, या यहाँ पे कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कई बार होता है कि भाई रेस्पिरेटरी में हो रहा है तो सांस लेने में भी दिक्कत यहाँ पे होने लगती है। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स है, अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो थोड़े बहुत चांस है कि फंगाई हो सकता है। बाकी जो ऐसे इन्फेक्शन है ये तो हमें देखने से ही यहाँ पे पता चल जाएगा कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन है। और इसके अलावा नॉर्मल अगर मैं बताऊं, जो खुजली वगैरह लोगों को होती है ना, खुजली मचाते रहते हैं ये सब, ये भी मोस्टली हमें फंगल इन्फेक्शन के द्वारा ही होता है। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें कि ये क्या करता है, देखो नॉर्मली क्या है, मान लो ये बॉडी होगी, ठीक है। तो ये जो फंगाई है एंट्री करेगा, एंट्री करके क्या करेगा, हमारी जो स्किन है या इनहेलेशन के द्वारा हमारे बॉडी में एंट्री कर जाएगा। अब जहां भी एंट्री करेगा, मान लो यहाँ या यहाँ करेगा, वहीं के जो हमारे होस्ट के सेल है वहाँ अटैच हो जाएगा और अटैच होकर अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। और जब मल्टीप्लाई करेगा तो उस जगह को डैमेज करना शुरू कर देगा। देखो इस तरह से यहाँ पे डैमेज, इस तरह से यहाँ पे। तो जो एस्परगिलास है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी से जाएंगे इनहेलेशन से और यहाँ पे डैमेज करेंगे। और जो हमारे टीनिया वगैरह है ये हमारे यहाँ पे डर्मेटोफाइट है, ये हमारे यहाँ पे डैमेज करेंगे। तो सिंपल था हमारा फंडा है। अब हमको मेन बात ये बात करनी है कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। अब देखो जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो दो फेज पे कर सकते हैं, यानी कि मैकेनिक स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे आते हैं पॉलीइन एंटी फंगल, जो हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में ही हमको मेनली बात करनी है, जो हमारे पॉलीइन है। अब ये इसमें हम बेसिक देखो सिंपल फंडा क्या होता है, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसके साथ जाके बाइंड करके अपना काम करता है। इसमें ड्रग हमारा आता है एम्फोटेरसिन हो गया, ये हमारा निस्टेटिन हो गया। देन हमारे यहाँ पे सेकंड आता है एजोल एंटीफंगल। अब ये एजोल कैटेगरी यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे है। अब ये भी हमारा क्या करेगा, जो एर्गोस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ये जो बनी हुई हमारी, जैसे मान लो ये एक तरह से मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है। अब ये जो फंगल सेल है इसकी ये ऊपर की आपको दिख रही होगी, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को अगर जूम करेंगे ये, तो देखो इस तरह की सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको दिख रहे होंगे ये हमारे एर्गोस्ट्रॉल्स होते हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये आपको सिंपल दिख रहा होगा। तो एक तो ये होता है कि ये एर्गोस्ट्रॉल है, तो जो हमारे ये हैं पॉलीइन है, ये क्या करेंगे, इन एर्गोस्ट्रॉल पे जाके बाइंड करके इनको डैमेज करके यहाँ पे पोर्स कर देते हैं, यानी कि छेद कर देंगे। तो एक ये हो गया। दूसरे हमारे जो यहाँ पे ये दिख रहे होंगे एजोल हैं, ये हमारे इनको बनने ही नहीं देते, यानी कि एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देंगे। तो यह दोनों केस में, यानी कि या तो एर्गोस्ट्रॉल को बनी बनाई को खत्म करें या इसको बनने से रोकेंगे। दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि हमारी जो ये मेम्ब्रेन है ये इस तरह से डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसके अपने ये हट जाएगा। और जब इस तरह से डैमेज हो जाएगा तो ये जो हमारा है ना, यहाँ पे मान लो छेद हो गया, यानी कि इस तरह के पोरेंस हो जाएंगे। और जब इस तरह के छेद हो जाएंगे तो ये सारा का सारा जो हमारा सेल है वो इस तरह से मर जाता है, यानी कि डेथ कर जाएगा। ये पूरा हमारा मेन फंडा होता है। फिर जो हमारे एक्टिनोकाइनेसाइड है ये भी हमारी सेल वॉल को बनने से रोकते हैं और अदर्स में हमारे ये हो गए। तो हमें मेन इसके ड्रग के बारे में ये ड्रग और इसको भी हम देख लेंगे अगर देखा, वरना ये दो मेन ड्रग है जिसके बारे में बात करनी है। तो अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एम्फोटेरसिन बी के बारे में, यानी कि पॉलीइन एंटी फंगल के बारे में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो चाहे इस नाम से आए एम्फोटेरसिन भी, तब आप ये लिख के आओगे, या मान लो अगर पॉलीइन एंटी फंगल के नाम से आएगा तब भी आपको क्या करना है, इसी ड्रग के बारे में लिख के आओगे। और क्या लिख के आ जाओगे कि ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो एर्गोस्ट्रॉल से बाइंड करेंगे और पोर्स क्रिएट करके हमारे सेल को मार देते हैं। इसमें एग्जांपल हमारा एम्फोटेरसिन हो गया। और देन आपको एम्फोटेरसिन के बारे में ही जो है लिख के आना है। तो ये जो हमारा ड्रग होता है एम्फोटेरसिन, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटी फंगल एजेंट होता है जो सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमैटिक इन्फेक्शन में हेल्प करेगा। यानी कि जैसे मैंने बोला कि एक सुपरफिशियल है, एक हमारा सिस्टमैटिक भी होता है जो बॉडी के अंदर होता है, और अगर बॉडी के अंदर हमारा होगा तो ये डेंजर माना जाता है। तो उस कंडीशन में हम जो है एम्फोटेरसिन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगा। अब देखते हैं कि ये करता क्या है, यानी कि काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले जो एम्फोटेरसिन बी है वो हमारे जो एर्गोस्ट्रॉल है, जैसे मान लो ये हमारा फंगल सेल है और इसकी ये पूरी मेम्ब्रेन है और इसके जो एर्गोस्ट्रॉल है, तो ये जाएगा फंगल सेल में एंट्री करेगा और एंट्री करके डायरेक्टली क्या करेगा, देखो एंट्री करेगा और डायरेक्टली जो एर्गोस्ट्रॉल है उनके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। और जब बाइंड हो जाएगा तो उनको एक तरह से क्या है, डैमेज करना शुरू कर देगा। और डैमेज करने का मतलब क्या होगा कि अब वहां से जो फंगल है, यानी कि यहाँ से जो हमारे ये एर्गोस्ट्रॉल है ये ऐसे डैमेज होंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ से पूरा चला जाएगा, तो एक ये खाली हो जाएगा ना, मतलब इस तरह के पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जब ये पोर्स बन जाएंगे, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स बना देंगे, चैनल्स बना देंगे, तो इससे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि अब जो मटेरियल है अंदर बाहर हमारा आराम से आ जा सकता है। और अब इस केस में क्या होगा, जो हमारे ये सॉरी यहाँ पे फंगल का सेल है
है, इसके अंदर से क्या होगा कि जो हमारे इंटरसेलुलर आयंस है, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये लीक होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारे प्रोटीन वगैरह ये यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएंगे। और जब यहाँ से ये लीक होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाएगा, और जब ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सेल के अंदर का मटेरियल नहीं बचेगा, तो सेल की इंटीग्रिटी खो जाएगी और बाद में जाके सेल हमारा इस तरह से मर जाएगा, यानी कि मटेरियल धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे सेल पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो एम्फोटेरसिन बी है वो अपना यहाँ पे काम करता है, यानी कि सेल की इस तरह से डेथ हो जाती है। काइनेटिक क्या है, इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, बाकी आईवी रूट से भी देते हैं। इसके अलावा ये टिश्यू में अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो सकता है और एलिमिनेशन इसकी काफी स्लो होती है। अब एक्शन वही फंगीसाइडल होता है, यानी कि सेल्स को ये डायरेक्टली मार ही रहा है, हमारा स्टैटिक नहीं कर रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत सारे फंगल के खिलाफ ये अपना काम करेगा अच्छे से। देन सिस्टमैटिक इन्फेक्शन में भी इफेक्टिव है। इसके अलावा ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है और रैपिड यानी कि जल्दी अपना एक्शन देता है। बस नुकसान क्या है कि ये हमारा किडनी को डैमेज कर सकता है, यानी कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया। इसके बाद क्या कहता है, फीवर एंड चिल्ड, यानी कि थोड़ा बहुत बुखार और ठंड वगैरह लग सकती है। देन एनीमिया जैसी दिक्कत या हाइपोटेंशन, यानी कि खून की कमी और ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब यूज क्या है, तो जितने भी हमारे सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन है उन सब में ये हमारा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारा कैंडिडियासिस है, यानी कि जो कैंडिडियासिस की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन, इसमें हेल्प करेगा। ओरल पैचेस जो हो गए, इसके अलावा एस्परगिलोस, यानी कि जो ये बीमारी थी हमारे लंग्स में हो रही थी, उनमें भी हेल्प करता है। यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है हमारा एम्फोटेरसिन बी। अब हमारा इसमें सेकंड ड्रग आता है फ्लूकोनाजोल। अब देखो, या तो हमारा फ्लूकोनाजोल नाम से आएगा या आपका एजोल्स करके आ जाएगा, तो दोनों में से आप जो भी लिख के आ जाओगे, मतलब यही लिख के आना है। अगर एजोल्स आएगा तो वही मैंने बोला कि आपको क्या लिख के आना है कि हमारी एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को यहाँ पे रोक देता है। अब देखते हैं आगे ये कैसे काम करेगा। तो ये हमारा एक एजोल एंटी फंगल ड्रग होता है जो वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन काफी अच्छी होती है, तो ओरल रूट से हम इसको दे सकते हैं। और जो हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि जो हमारी ये नॉर्मल था, इसका क्या है, देखो क्या है कि नॉट एब्जॉर्ब ओरली, यानी कि एब्जॉर्ब ओरली होगा नहीं, तो इसको आईवी रूट से ही देना पड़ता था, जो हमारा एम्फोटेरसिन भी था। लेकिन ये हमारा ओरली भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमें दिक्कत की बात कोई नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट यानी कि रोक देगा। अब कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा फ्लूकोनाजोल है, ये सबसे पहले एंट्री करेगा हमारे फंगल सेल के अंदर में, यानी कि इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। और जब इसके अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ पे एक एंजाइम हमारा होता है P450 एंजाइम, साइटोक्रोम वाला, इसके साथ जाके बाइंड करेगा। और जैसे ही बाइंड करेगा तो एक हमारा अगला एंजाइम, यानी कि यहाँ पे होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम, इसको जाके ब्लॉक करेगा। अब ये एंजाइम पता है क्या करता है, जैसे ये हमारा फंगल सेल है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक सब्सटेंस होता है लेनोस्टॉल, तो ये सब्सटेंस लेनोस्टॉल हमारा कन्वर्ट होता है एर्गोस्ट्रॉल में। और एर्गोस्ट्रॉल हम जानते हैं कि एर्गोस्ट्रॉल हमारा वो मेन पार्ट है जो इस सेल वॉल को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एंजाइम क्या करेगा, इसको मतलब कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देंगे। और अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो ये कन्वर्जन हमारा रुक जाएगा, और जब कन्वर्जन रुक जाएगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा एर्गोस्ट्रॉल है इसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। और हम क्या जानते हैं कि एर्गोस्ट्रॉल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है वो हमारा डिफेक्टिव होगा, यानी कि खराब होगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो कमजोर हो जाएगी, और ओवरऑल जो हमारा फंगल है इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी। अब देखो यहाँ पे सेल मरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एर्गोस्ट्रॉल जो पहले से था वो तो अभी है ना, हम इसकी प्रोडक्शन को ही तो रोक रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि भाई बिना सेल मेम्ब्रेन के नया वाला कहाँ से बनेगा, तो आगे ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन ये है कि भाई जो पहले से प्रेजेंट है वो रहेगा, तो इसको हम यहाँ बोल सकते हैं कि फंगी स्टैटिक एक्शन मिलेगा, यानी कि एक तरह से क्या है कि यहाँ पे हमारी फंक्शनल ग्रोथ रुक जाती है, फंगल की ग्रोथ। लेकिन हमें पता है कि अब हमारे इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि अगर एक बार ग्रोथ रुक गई तो इम्यून सिस्टम खुद ही इसको लात मार के बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह हमारा काम करता है। काइनेटिक देखा जाए तो ओरली हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बायोलिटी काफी अच्छी होती है क्योंकि ओरली हमारा ब्लड में अच्छे से पहुंच जाता है। देन ये हमारा सीएच है वो हर तरफ जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके अलावा यूरिन से एक्सीड आउट भी इजीली हो जाता है। फंगी स्टैटिक यानी कि फंगल ग्रोथ को रोकेगा। देन जो हमारा एर्गोस्ट्रॉल है उसको रोकेगा, फंगल मेम्ब्रेन को वीक करेगा, और ये इफेक्टिव म्यूकोसल सिस्टम दोनों में हमारा हेल्प करता है, और गुड पेनिट्रेशन होती है इसकी। ठीक है, एडीआर क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग ये कॉज करेगा, हेडेक हो गया या हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गया, यानी कि लीवर को डैमेज कर सकता है। अब थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा कैंडिडियासिस है, यानी कि ओरल, वैजानल या सिस्टमैटिक में जो इस तरह के पैचेस वगैरह आ जाते हैं, इनको ट्रीट करेगा। देन जो क्रिप्टोकोकाई मेनिंजाइटिस है, यानी कि जो मैंने बोला क्रिप्टोकोकाई है, ये ब्रेन में जाके इन्फ्लामेशन करेगा, उसको ट्रीट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन हमारे स्किन और म्यूकोसा का है उसको भी आगे ये हमारा ट्रीट करता है। तो इस तरह हमारा जो फ्लूकोनाजोल है या बाकी के एजोल है वो अपना ऐसे काम करेंगे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे यहाँ पे लास्ट ड्रग आता है यहाँ पे कैस्पोफंगिन। अब ये कैस्पोफंगिन क्या करता है इसको देखते हैं। तो ये भी हमारे एक एंटी फंगल का ही ड्रग होता है। अब ये करेगा क्या, तो एक एंजाइम हमारा होता है यहाँ पे β13D ग्लूकन सिंथेज एंजाइम, इसको जाके इनहिबिट करेगा। अब इस एंजाइम का मेनली काम क्या होता है कि एक हमारा सब्सटेंस होता है ग्लूकन, उसको जाके रोक देगा। और जो ग्लूकन सब्सटेंस है वो भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हमारा क्या करेगा, सेल वॉल को यहाँ पे बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्लूकन। तो जब हमारा वो नहीं बनेगा तो अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो पूरी की पूरी सेल वॉल है वो यहाँ पे वीक हो जाएगी, यानी कि कमजोर सेल वॉल बनेगी। और जब कमजोर बनेगी तो आराम से सेल हमारी रप्चर हो जाएगी और आराम से जो हमारा फंगल सेल है वो मर जाएगा। तो इस तरह
तरह हमारा ये काम करता है। अब देखा जाए यहाँ पे तो ये हमारा एक किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था, एक्विनोकेनाइड कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था। अगर आए तो आप इसको देख लेना। देन यहाँ पे और देखा जाए काइनेटिक क्या है कि ये आईवी रूट से दे सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यू के अंदर में। इसके अलावा ये हमारा क्या फंगीसाइडल कैंडियासिस के अगेन फंगीसाइडल एक्शन देगा जो हमारा ये कैंडियासिस था बाकियों में। और इसके अलावा ये सेल वॉल सिंथेसिस को इन्वेट करेगा और रेजिस्टेंस इन्फेक्शन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडीआर क्या है, फीवर हो गया, रेज हो गए रेजेस यानी कि दाने वगैरह या बुखार वगैरह आ सकता है। यूजेस देखा जाए तो कैंडियासिस यानी कि नाम की बीमारी में, और इसके अलावा जो हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने एंटी फंगल एजेंट के बारे में भी अच्छे से बात कर ली और ये सारी कहानी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो एक बार अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, पीछे करके देख सकते हो, और ये भी मैं ऐड कर दूंगा। और ये सारे के सारे नोट्स आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके सारा कुछ जो है एक जगह चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। और देखो ये भी हमारे आ जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कवर करेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे बोला है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, यानी कि आपका सिलेबस भी पूरा का पूरा डन हो रहा है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और इसके अलावा आपके एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। तो भाई वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स के बारे में। अब देखो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में नहीं पूछा है, हम जनरल बात कर लेंगे, जैसे हमारे डेप्सोन वगैरह हो गया उसके बारे में। तो अगर हम पहले बात करें कि एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स हमारे होते क्या हैं, तो यहाँ पे नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये हमारे वो ड्रग्स या वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी लेप्रोसी को ट्रीट करती हैं। अब लेप्रोसी को हम यहाँ पे हैंसन डिसीज भी बोल देते हैं। बाकी लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी एक हमारी ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी में तब होती है जब हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई एंट्री कर जाता है। और ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है ना, इसको जब हम यहाँ पे मारते हैं तो, और इसको मार के हम जब लेप्रोसी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो ऐसे ड्रग्स हैं जो इसको मार रहे हैं वही हमारे एंटी लेप्रोटिक एजेंट यहाँ पे कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे लेप्रोसी को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब लेप्रोसी क्या होती है, लेप्रोसी को हम यहाँ पे हैंसन डिसीज भी बोल देंगे। तो ये सिंपल मान सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, तो एक तो हमारी बॉडी का जो स्किन वाला पार्ट है वहां पे ये कुछ ना कुछ बीमारी कॉज करेंगे। दूसरा जो हमारी बॉडी के नर्व्स होते हैं, अब नर्व्स आप जानते हो कि जैसे हमारा सीएनएस और पीएनएस, तो जो पेरिफेरल नर्व्स है यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के एरिया के हटा के जो पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स है यानी कि नर्व्स है, उनमें डैमेज ये हमारे कॉज कर सकते हैं, जो हमारे ये लेप्रोसी होती है। ठीक है, और यानी कि ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। अब इसके लिए ड्रग्स हम कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, पहले करते हैं हम यहाँ पे डेप्सोन का, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। देन हम यहाँ रिफेम्पिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको याद होगा रिफेम्पिसिन के बारे में हमने यहाँ पे एंटी ट्यूबर के अंदर भी पढ़ा था। देन यहाँ पे हमारा क्लोफेज़ामाइन हो गया। अब पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि ये लेप्रोसी एक्चुअल में हमारी क्या होती है। देखो लेप्रोसी एक हमारी क्रॉनिक इन्फेक्टेड डिजीज होती है जो हमको एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होती है। और ये करती क्या है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में, स्किन में, हमारी बॉडी के पेरिफेरल नर्व्स में और हमारी बॉडी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो म्यूकोजा वगैरह होता है, जो आई होती है, उनमें डैमेज कॉज कर देगा। अब ये ना हमारा 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है ट्यूबरक्युलर लेप्रोसी, यानी कि मान लो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है तो ये ना बहुत ही कम इफेक्ट कर पाएगा, तो इसको हम माइल्ड फॉर्म में बोल देंगे ट्यूबरक्युलॉइड। और जब मान लो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है तब ये एक सीवर रूप यानी कि बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे लेप्रोम्यूटस लेप्रोसी बोल देते हैं। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम, यानी कि अगर लेप्रोसी हो रही है तो कैसे क्या होगा। तो अगर एक बार मैं यहाँ दिखाता हूँ तो मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये पूरा दिख रहा होगा, और ये भी हमारा पूरा क्या है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसके लिए हमारा बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है ना, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो आपने एंटी ट्यूबरक्युलर पढ़ाया है उसमें जो बैक्टीरिया है ना उसका नाम पता है क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई होगा। यानी कि उन्होंने इससे वहां पे ट्यूबरक्युलाई कर दिया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो ट्यूबरक्लोज यानी कि टीबी है वहां पे हमारा बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही होता है, बट यहाँ पे हमारा लेप्राई होता है। दोनों में अलग अलग हमारा बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था, साइन एंड सिम्टम, यानी कि अगर मान लो किसी को लेप्रोसी हो जाती है तो कैसे पहचान सकते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना पिगमेंट, यानी कि मान लो जैसे हमारी स्किन है तो कहीं कहीं पे पिगमेंट हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, कलर एकदम सफेद सफेद से पैच ऐसे दिखने लगते हैं, यानी कि लाइट कलर के स्किन पैच दिखते हैं, जिसको हम यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच बोलते हैं। तो ये जो ऐसे पैच कई बार आपने किसी की बॉडी पे अगर कभी देखे होंगे, ये हमारे लेप्रोसी यानी कि इस वाले बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सेकंड होता है लॉस ऑफ सेंसेशन अफेक्टेड एरिया। मान लो ये एरिया में अगर हो गया तो इस एरिया के सेंसेशन गायब हो जाएगा, आप फील करोगे कुछ भी फील आपको नहीं होगा। देन आता है थिकन नर्व, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम है, तो वो इस तरह के मतलब पूरे फैलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, थिक हो जाते हैं, तो ये दिक्कत होगी। इसके अलावा यहाँ पे कई बार होता है मसल्स वीकनेस, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, या कई जगह पे हमारे अल्सर भी हो जाते हैं। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज, यानी कि जब बहुत ज्यादा सीरियस केस होता है, देखो इस तरह से क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो भी हमारा बदल जाता है, यानी कि डिफॉर्मिटीज भी यहाँ पे कॉज हो जाती है। तो ये हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं पैथोजेनेसिस कि आखिर ये हमारा पूरा होता कैसे है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको भी कोई भी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, सांस ले रहे हैं, स्किन कॉन्टैक्ट हुआ, हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी के जो मैक्रोफेज है वो क्या करेंगे, स्किन या नर्व्स के अंदर से हमारे मैक्रोफेज क्या करेंगे, इसको पूरा ट्रैप करेंगे। और जब ट्रैप करेंगे तो ये भी जो जैसे हमारा टीबी वाला कर रहा था उसी तरह क्या होता है कि ये वाले बैक्टीरिया भी हमारे मैक्रोफेज के अंदर मरते नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्रेड होंगे, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं ना उनको डैमेज करेंगे, इसके अलावा हमारे स्किन को भी डैमेज करेंगे। और जब ये करेंगे तो देखो इस तरह के या तो पैचेस वगैरह दिखेंगे हाथ पे, या डिफॉर्मिटी दिखेगी, या इस जगह के सेंसेशन चले जाएंगे, या इस तरह के पैचेस वगैरह दिखेंगे। तो ये सब दिक्कत हमारे करने लगते हैं। और अगर सीरियस केस में यहाँ पे बात की जाए जो मैंने बताई थी, तो अगर नॉर्मल है तो ये है, और सीरियस में क्या होगा, लेप्रोमेटियोस लेप्रोसी यानी कि सीवर फॉर्म में हो जाएगा और ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और वो हमारे लिए डेंजर हो जाता है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये पूरा लेप्रोसी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे इनके रोल ऑफ थेरेपी, जैसे हमने टीबी वाले केस में देखा था, सेम ये मान लो कि एंटी ट्यूबरकुलर था ना, उसी की जैसा हमारी ये सेम है। वहाँ भी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन था, यहाँ भी था, और बैक्टीरिया का नाम भी लगभग हमारा सिमिलर होता है, यानी कि एक ही फैमिली हमारी होती है माइकोबैक्टीरियम, उसी के अंदर का ही हमारा दूसरा बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डेप्सोन का और रिफाम्पिसिन का, और हम यहाँ पे क्लोफेजिपिन का। और जो सेकंड लाइन है इसका इस्तेमाल करते हैं ओफ्लॉक्सासिन का और मिनोसाइक्लिन का। और मैंने आपको क्लियर क्या बताया है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये मैकेनिज्म हमारा अलग होगा या इसका सेम होगा। इस पर डिपेंड करता है कि मान लो ये हमारा काम कर रहा है और हमारी ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर मान लो ये हमारा जैसे लेप्रोसी का ये पूरा बैक्टीरिया है, तो अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है हमारा इन फर्स्ट लाइन वाले ड्रग के लिए, जैसे मान लो डेप्सोन ये हो गया, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सेकंड लाइन वाले, वरना हमारा फर्स्ट लाइन वालों से भी काम यहाँ पे चल जाता है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। अब इसमें हमारा ड्रग आता है पहले डेप्सोन। तो डेप्सोन को हम क्लियर करते हैं, तो ये हमारा एक ना बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। और कैसे रोकता है, और इसको हम बहुत जगह जो है फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमारा सल्फोनामाइड था, कुछ उसी की तरह ये हमारा स्ट्रक्चर में सेम होता है और उसी की तरह काम करता है। अब अगर आपको याद होगा भाई सल्फोनामाइड फॉलिड इतनी बार भाई बता चुके हैं ना, बार बार सेम मैकेनिज्म आता है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पावा होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, शायद सल्फोनामाइड का कहीं पड़ा होगा, तो हाँ मिल गया देखो। तो जैसे ये मान सकते हैं कि इसी की जैसा हमारा काम करेगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा पावा होता है, ठीक है, और नॉर्मल हमारा जो बैक्टीरिया होता है, ये सारे बैक्टीरिया लगभग ऐसे होते हैं। तो मान लो ये बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा कि ये पावा को लेगा, और पावा यानी कि हमारे केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, इसका इस्तेमाल करके रॉ मेटेरियल का इस्तेमाल करके अपने लिए बनाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, या इसको डाईहाइड्रोपिटोरिक एसिड बोल देते हैं, या इसको फॉलिक एसिड भी हम बोल देते हैं। तो क्या बनाता है, पावा से बनाता है फॉलिक एसिड, और देन फॉलिक एसिड के बाद ये बनाता है अपने लिए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब इनको बनाने में मैंने क्या बोला कि एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये हमारा पावा था, तो पावा से जब ये बना रहा था डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो मैंने बोला, तो इस्तेमाल करता है कि एंजाइम जिसका नाम क्या था, फॉलेट सिंथेज, या यहाँ पे इसको डाईहाइड्रोपिटोरेट सिंथेज बोल सकते हैं। और जब एक बार हमारा ये बन जाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, देन ये हमारा अपनी एक्टिव फॉर्म यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है THF में, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के लिए बनाता है, मतलब एंजाइम यूज करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह क्या करता है, ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को बनाता है, और ये आगे जाके प्यूरिन थंबनेल ये सब बना के क्या करता है, अपने लिए DNA RNA ये सब बनाता है। तो ये इनका मेन फंडा होता है। अब यहाँ पे हमारा ड्रग कैसे काम करेगा, तो जैसे हमारा सल्फोनामाइड काम कर रहा था, कुछ उसी तरह हमारा ये डेप्सोन वाला ड्रग भी काम करेगा। अब ये काम कैसे करता है पहले क्लियर करते हैं। तो जो डेप्सोन है वो कंप्लीट करता है हमारे किसके साथ में, पावा के साथ में। और इसके लिए क्या करेगा कि जैसे मान लो ये पावा है, तो पावा क्या करेगा, पावा हमारे इस एंजाइम यानी कि जो हमारे ये फॉलेट सिंथेस है, तो एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड करेगा, यानी कि पावा बाइंड करेगा, और बाइंड करके इसको एक्टिवेट करेगा। और जब ये हमारा एक्टिवेट होगा, यानी कि मान लो ये वाला एक्टिवेट होगा, देन ये क्या करेगा, ये बनाता है यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को, यानी कि ये बाइंड किया यहाँ पे, ये एक्टिवेट हुआ और इसने बनाया ये, यानी कि जब ये इस पे बाइंड किया तभी ये एक्टिवेट हुआ, तभी इसने ये बनाया। ये हमको क्लियर है। तो अब यहाँ पे डेप्सोन हमारा क्या करेगा, वो पावा की तरह क्योंकि पावा की जैसा सेम है, तो पावा की तरह कंपीट करके क्या करेगा, खुद पावा की जगह क्या करेगा, इस एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। अब देखो पावा जब लग रहा था तभी एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन डेप्सोन तो हमारा पावा नहीं है, वो तो उसके जैसा है ना। तो जब डेप्सोन इस पे बाइंड करेगा तो वो इसको एक्टिवेट नहीं होने देता, और जब ये हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है डीएक्टिवेट। और जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो अब हमारा जो यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा था ये बनना बंद हो जाएगा। और अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे जाके टेट्राहाइड्रो नहीं बनेगा, आगे जाके जब टेट्राहाइड्रो नहीं बनेगा तो हमारे प्यूरिन्स हो गए, थैमडिन हो गए, ये नहीं बनेंगे। और जब ये नहीं बनेंगे तो हमारे DNA RNA नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे। और जब ये कुछ भी नहीं बनेगा तो हमारे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और जब बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए DNA RNA प्रोटीन चाहिए, और जब बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। और यही हमारा कहलाता है बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। और यही कुछ हमारा डेप्सोन यहाँ पे काम करेगा। डेप्सोन आएगा, पावा की जगह खुद जाके बाइंड करेगा और डाईहाइड्रोफोलिक सिंथेस को या डाईपिटोरेट सिंथेस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करके फॉलिक एसिड की सिंथेस हमारी रुक जाती है। इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, DNA RNA नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हमारे बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे रुक जाता है।
तो अब अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखें, देखो ये ओरली एब्जॉर्ब होता है अच्छे से, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और इसकी हाफ लाइफ काफी लॉन्ग होती है, लंबे टाइम तक एक्शन देगा और लीवर में मेटाबॉलाइज होगा, यूरिन से बाहर निकल जाएगा। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देता है, यानी कि हमारे बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, डिसीज प्रोग्रेशन को स्लो कर देगा, यानी कि मान लो किसी को लेप्रोसी हो रही है तो बहुत स्लो कर देगा। और कॉम्बिनेशन थेरेपी में काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरियल लोड को, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जब रोकेगा तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ नहीं करेगा तो बैक्टीरिया का लोड यानी कि बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। एडीआर क्या है, बस ये हमारे आरबीसी सेल को भी डिस्ट्रक्ट कर सकता है, तो इसको हीमोलाइसिस एक एडीआर हो गया। देन ये हमारे यहाँ पे मीथामोग्लोबिनेमिया कर सकता है, मतलब जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना, जो ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वो कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। स्किन में रेजेस हो सकते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस यानी कि जीआई में कोई अपसेट हो सकता है। अब यूजेस क्या है, ये सभी टाइप की जो हमारी लेप्रोसी होती है ना, उनमें अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनको कॉम्बिनेशन थेरेपी में, यानी कि जो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, उनमें भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है रिफाम्पिसिन। अब देखो रिफाम्पिसिन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको एंटी टीबी में बता रखा हूँ, यानी कि ये हमारे एक बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करेगा और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग होता है, जो लेप्रोसी और टीबी दोनों के केस में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। काम कैसे करता है, तो ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है तो इसको जाके ब्लॉक कर देगा। अब इसका काम क्या होता है, अब जैसे जो डीएनए है उससे हमारा आरएनए बनता है और ये आरएनए आगे जाके क्या करेगा, हमारे राइबोसोम पे लग के आगे जाके अपने लिए प्रोटीन वगैरह बनाता है, ये सारे काम करता है। तो जो हमारा ये है रिफाम्पिसिन है, वो क्या करेगा, इस एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा। और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे आरएनए नहीं बनेगा, और अगर आरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो ना बचा आरएनए ना बची प्रोटीन, तो हमारा जो बैक्टीरिया वो यहाँ पे मर जाता है। और इस तरह हमारी जो बैक्टीरियासाइडल एक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारा रिफाम्पिसिन होता है। कि भाई ये सारी की सारी जरूरी बातें आप यहाँ पे देख लेना, और पीडीएफ भी एक बार मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे, मतलब ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी एडीआर अगर देखा जाए तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी कि हमारे लीवर में थोड़ी बहुत डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो ऑरेंज यानी कि बॉडी फ्लूइड का ऑरेंज या डिकलरेशन हो सकता है। और ये जितने भी फॉर्मल लेप्रोसी उन सब में इस्तेमाल करते हैं, थेरेपेटिक यूज मल्टीड्रग थेरेपी में और ट्यूबरक्लोसिस में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा थर्ड यहाँ पे आता है क्लोफाजीमिन, और ये एक हमारा लाइपोफिलिक यानी कि फैट सॉल्युबल ड्रग होता है, जो लेप्रोसी में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे एक एंटी माइक्रोबियल की तरह और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी दोनों इसके पास होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गन को भी रोक रहा है और इन्फ्लामेशन को भी कम कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी सेकंड लाइन है। यानी कि अगर मान लो कभी फर्स्ट लाइन से हमें मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तब हम यहाँ पे सेकंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको क्लियर है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा बाइंड करता है जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके पास। यानी कि मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है तो इसके डीएनए के ऊपर जाकर डायरेक्टली बाइंड करेगा, और जब डीएनए पे बाइंड करेगा तो उसके रेप्लिकेशन को इंटरफेरेंस कर देगा। देखो यहाँ पे पूरे रेप्लिकेशन नहीं होने देगा, और ये क्या करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कॉज करेगा, यानी कि ये मान लो फ्री रेडिकल जैसे हो गए और ये पूरे बैक्टीरिया के सेल को डैमेज कर देंगे, और इससे हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। ये बहुत कम आता है, तो इतना ही समझ लो कि बस बैक्टीरिया डीएनए पे बाइंड होकर रेप्लिकेशन को रोक के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बना के बैक्टीरिया सेल को डैमेज करके सेल को मार देता है। सिंपल फंडा है। एब्जॉर्प्शन इसकी पुअर होती है, टिश्यू और स्किन में एक्यूमुलेट हो सकता है, और हाफ लाइफ हमारी काफी लॉन्ग होती है। और एक्शन देखा जाए तो इसकी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करेगा, ये मैंने बोला दोनों, और इम्यून रिस्पॉन्स को भी हमारा क्या रिड्यूस करेगा लेप्रोसी में, और कंट्रोल करता है क्रॉनिक इन्फेक्शन को। बाकी एक करेक्शन कर देना, ये जो मैंने आपको बोला था ये भी हमारा जो है फर्स्ट लाइन ही होता है, सेकंड लाइन ही होता है। फर्स्ट लाइन वाला हमारा दूसरा है, मुझे लगा मैंने 2 कराए, यहाँ मैंने 3 करा दिए। कोई नहीं, मैंने क्या बोला, आपको ड्रग ज्यादा करा रखे, लेकिन आप उतना जितना आपके लिए सफिशिएंट हो उतना करके जा सकते हो। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो ये हमारा एक फ्लोरोक्विन का एंटीबायोटिक होता है, जो सेकंड लाइन ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं लेप्रोसी वाले केस में। और ये यहाँ पे करता क्या है, तो जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है, जैसे हमारा माइकोबैक्टीरियम लिवर है, उसके खिलाफ देता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा। कैसे करता है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी बैक्टीरिया है उसमें 2 एंजाइम काम करते हैं। एक होता है डीएनए गारेज, जिसको टोपो आइसोमेरिज्म सेकंड बोलते हैं, एक होता है टोपो आइसोमेरिज्म 4। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा ये डीएनए है, मान लो ये आपको डीएनए दिख रहा होगा, तो ये डीएनए में क्या करता है, सुपर कॉइलिंग होती है। यानी कि देखो सुपर कॉइलिंग होगी इस तरह से पूरी, और इस तरह जब सुपर कॉइलिंग होती है तभी ये हमारे डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो पाते हैं, और जब अलग होंगे तब एक स्ट्रैंड के साथ हमारा बाकी का डीएनए लग के एक बनता है और इधर दूसरा बनता है। ऐसे हमारे एक डीएनए से 2 बनते हैं। तो ये जो सुपर कॉइलिंग है ना, एक तरह से क्या करता है कि ये उसको जाके ब्लॉक, यानी कि डीएनए गारेज उस पर काम करता है। तो ये हम क्या करेंगे, इस डीएनए गारेज को ब्लॉक कर देंगे, इससे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, सुपर कॉइलिंग रुक जाएगी, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाता है। इस तरह ये पूरा पूरा काम करता है, यानी कि हमारा पूरा काम हो गया। और इसका यूज भैया ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वहाँ पे ये हमारा काम करेगा, क्योंकि ओफ्लॉक्सासिन हमारा क्या हो गया, सेकंड लाइन वाला ड्रग हो गया, जो हमारे सेकंड लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस वाले केस में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे फर्स्ट लाइन पे हो जाएंगे तब
इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा एक मीनोसाइक्लिन आता है एंड में, तो ये भी हमारे एक टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक होता है जो सेकंड लाइन ड्रग की तरह इस्तेमाल करेंगे लेप्रोसी में। और ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल में जाएगा, 30S राइबोसोम सब यूनिट को रोकेगा, इससे हमारा प्रोटीन बनना रुक जाएगा, सेल मर जाता है क्योंकि बिना प्रोटीन के सेल जिंदा नहीं रह पाता। उसके बाद यूजर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेप्रोसी, यानी कि जहाँ पे लेप्रोसी में नॉर्मल ड्रग काम नहीं करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा मीनोसाइक्लिन के बारे में। तो अगर देखा जाए हमने इसके भी सारे ड्रग लगभग यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और अगर देखा जाए तो थोड़ा डिटेल में ही मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे कवर किया कि कैसे वगैरह सारा काम करता है। तो आई होप आपको ये एंटी लेप्रोटिक एजेंट वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है आप यहाँ पे जो है इसको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन एंटी अमीबिक एजेंट्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल आएगा कि डिफाइन करो, क्लासिफाई करो। इसके अलावा इसमें एक ड्रग आता है हमारा मेट्रोनिडाजोल, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहले समझते हैं कि ये एंटी अमीबिक एजेंट हमारे होते क्या है। तो अगर हम नाम से क्लियर करें तो यहाँ पे एजेंट तो हमारा ड्रग हो गया, अब यहाँ पे एंटी अमीबिक आ रहा है। तो यहाँ पे अमीबिक जो वर्ड है ना वो हमारा आता है एक बीमारी अमीबाइसिस की वजह से। और ये अमीबाइसिस क्या होती है, तो आपको बताया कि हमारे जो नॉर्मल प्रोटोजोआ होता है और उन्हीं में एक टाइप होता है अमीबा। और अमीबा के बारे में हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, एकदम इस तरह का देखने में पूरा होता है, यानी कि कोई भी शेप बना दोगे वो हमारा अमीबा हो जाएगा। अमीबा कोई शेप नहीं था। और हम लोगों को सबसे अच्छा क्यों लगता था बचपन में, क्योंकि भाई जब हमें एग्जाम में बना के आना होता था तो सबके लिए ऐसा बनाओ सेल, ये बनाओ, इसको आप बस ऐसे ऐसे कर दो तो ये भी अमीबा हो गया, ऐसे ऐसे कर दो तो ये भी अमीबा हो गया। इसीलिए हमें वो उस टाइम ये बात काफी पसंद था और लोगों को सबको याद भी होगा। तो आज देखो कि ये जो मासूम सा और क्यूट सा लगता था ना, ये कितना डेंजर होता है। तो जब हमारी बॉडी में ये अमीबा एंट्री कर जाता है ना, तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, बीमारी कॉज करेगा, जिसको हम यहाँ पे अमीबाइसिस बोलेंगे। और इसी अमीबाइसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा होता है एंटी अमीबिक एजेंट। अब ये जो अमीबा है कौन सा अमीबा, क्योंकि अमीबा ही बहुत हो गए, तो यहाँ पे एक अमीबा होता है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको हम शॉर्ट में EH बोल देंगे। देखो होता है EH या नहीं होता वो तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पढ़ाने के लिए EH बोलेंगे कि आपको क्लियर होता है। तो क्या नाम है इसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये ना दो फॉर्म में होता है। जैसे मान लो जब हमारी ह्यूमन बॉडी है और इसमें एंट्री कर रहा है ना, तो एंट्री करते टाइम ये सिस्ट फॉर्म में होता है। जैसे मान लो बच्चा है छोटा सा और क्यूट सा और इसको कुछ भी नहीं आता, मतलब ये बॉडी में कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जैसे मान लो ये हो गया सिस्ट सा। अब जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है, करने के बाद ये हमारी बॉडी का लर्नर पोर्शन लेके हमारी बॉडी में जाके ये क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करेगा और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइड्स बोलेंगे। और ये जो ट्रोफोजोइड्स है ये देन हमारी बॉडी में आगे जाके क्या है, नुकसान करेंगे ढेर सारे। और इसी नुकसान से बचने के लिए, इस अमीबा को मारने के लिए हम लोग जिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एंटी अमीबिक एजेंट। अब एग्जांपल कौन से ड्रग्स हमारे होंगे इसमें, जैसे हमारा मेट्रोनिडाजोल हो गया, देन टीनिडाजोल हो गया, देन हमारा डिलॉक्सिनामाइड फ्यूरेट हो गया, या हमारा आइडोक्विनोल हो गया। तो अब अगर थोड़ा और बात करें इस बीमारी यानी कि डिजीज के बारे में, ये कंडीशन के बारे में, तो देखो जो ट्रोफोजोइड्स है अगर ये एक बार बन जाता है ना बॉडी में जाके, देन ये डायरिया कॉज कर सकता है, यानी कि वॉमिटिंग वगैरह, उल्टा और बॉडी के अंदर का सारा खत्म। इसके बाद डिसेंट्री क्या होता है, मान लो किसी को लूज मोशन हो गए, तो लूज मोशन में जो स्टूल है ना वो ब्लड यानी कि खून भी साथ में आ रहा है, म्यूकस वगैरह भी साथ में थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंट्री। और ये दोनों कंडीशन हमारी इसी अमीबा की वजह से हो जाती है। अब अगर ये बहुत ज्यादा सीरियस केस में हो गया, यानी कि मान लो बढ़ता जा रहा है बॉडी में, स्प्रेड हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी कि खून में। और अगर एक बार ब्लड में चला गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, देन ये हमारा पहुंच जाता है लीवर वाले बार में। और लीवर में क्या है, लीवर एब्सेस करेगा, देखो ये देखने में आपको दिख रहा होगा ना, तो इस तरह करेगा। और इसमें क्या है कि पस वगैरह हमारे लीवर में इफेक्ट कर देगा। और आपको बता कि अगर लीवर हमारी वो मशीन है बॉडी की जो हर किसी को मेटाबोलाइज कर रही है, डिटॉक्सिफाई कर रही है, अगर लीवर को कुछ हो गया तो भाई भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो ये होता है हमारा नुकसान, ये होता है हमारा नुकसान इस अमीबा का। तो अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बहुत ही शॉर्ट में। तो देखो इन्फेक्शन हमारा कब शुरू होगा, जो हमारा सिस्ट है ना जब हमारी बॉडी में एंट्री करेगा, यानी कि जो हमारा मेन यहाँ पे अमीबा है, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना जो मेन है, वो हमारा सिस्ट फॉर्म में होगा। और ये सिस्ट फॉर्म क्या है, हमारे किसी भी खाने के थ्रू या कोई और रीजन से क्या है हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है, यानी कि सिस्ट बॉडी में एंट्री करके कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर, यानी कि जो पानी पीते हैं या जो खाना पीना खा रहे हैं उसके थ्रू। अब जैसे ही एंट्री करेगा ये हमारे इंटेस्टाइन पे पहुंचेगा बाद में, और इंटेस्टाइन में अगर एक बार पहुंच गया तो वहां जाके क्या करेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ट्रोफोजोइड्स में, यानी कि तब तक मैच्योर हो गए इस तरह का पूरा बन जाता है। और जब ये हमारे ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन ये हमारे जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, देखो नॉर्मल थी, अब म्यूकोसा इन सब पे जाके अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो एक तो इन्वेड करेगा, यानी कि वहां पे जाके पूरा डैमेज करेगा टिश्यू वगैरह को, डिस्ट्रॉय करेगा टिश्यू को। और इसके अलावा अपने आप को मल्टीप्लाई भी करेगा, यानी कि एक तरह से क्या है कि यहाँ पे घातक हो गया कि मल्टीप्लाई भी कर रहा है और बाकी उस सेल को डैमेज भी कर रहा है, और हमारी इंटेस्टाइन वॉल वगैरह इनमें भी कर रहा है। और बाद में जाके ये फीसेज के थ्रू बाहर निकल जाता है, मान लो। और वही फीसेज, यानी कि मान लो फीसेज के थ्रू, मैं एक बार फीसेज दिखा देता हूँ समझ जाओगे। तो मान लो फीसेज की तरफ बाहर निकल रहा है, और बाहर जाने के बाद क्या होगा कि अब ये पानी वगैरह कहीं पे मान लो मिक्स हो गया, और वही ग्राउंड वाटर, या किसी को अगर कोई इंजेक्ट यानी कि कोई धोखे चढ़ा के पानी आ जाता है या वही ग्राउंड वाटर आ जाएगा, तो ये सिस्ट फॉर्म में दोबारा क्या होगा, किसी और बंदे में एंट्री कर जाएगा, और इस तरह ये स्प्रेड होता रहता है, यानी कि ऐसे ही पूरा ये मतलब फैलता रहता है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जो आपने देखा होगा नॉर्मल आजकल क्या चलता है, जैसे नदी वगैरह होते हैं ना, तो नदियों में लोग कुछ भी ऐसे करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बाई चांस किसी ने वहाँ पे ये शौच वगैरह किया होगा, या जैसे कई बार होता है साफ करना, तो अगर वहाँ पे ये मिल गया होगा तो ये नुकसान कर सकता है। इसीलिए ये है कि अगर बाहर कभी जाते हो कोई बात नहीं, इंजॉयमेंट करो, लेकिन ट्राई करो कि उसमें नहाओ ना। अगर नहा रहे हो तो सेफ्टी करो, नीचे तक ही नहाओ, मतलब गले से नीचे तक ही पूरा। और इसके बाद अगर घर आ रहे हो तो तुरंत अपने हाथ पैर सब धो लो, और उसके बाद ट्राई करो कि पीने की कोशिश तो ना करो। वो चलो जो फ्रेश वाटर या जो अलग चीज़ है वो अलग है, लेकिन ऐसे पानी को अवॉइड करो कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत, ये तो एक बीमारी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो हमें कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड से बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो ये पूरा फंडा आप यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा कि कैसे क्या हमारा होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पूरे को हम मतलब कैसे ठीक करेंगे, और ठीक करने के लिए हम यहाँ बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारे जो एंटी अमीबिक एजेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे होते हैं ल्यूमिनल एमीबोसाइड्स। अब देखो एमीबोसाइड्स का मतलब क्या है कि ये हमारे उसको मारेंगे जो अमीबा को, लेकिन ये ल्यूमिनल का मतलब क्या है कि ये हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, यानी कि जब ये हमारा जो ट्रोफोजोट था, जब इंटेस्टाइन वाले पार्ट में था, यहाँ पे था, तो इसी जगह हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे मार देंगे। तो जो ड्रग्स हमारे इनको इसी जगह मारेंगे उसको हम यहाँ पे ल्यूमिनल एमीबोसाइड्स बोल देते हैं। और इसमें हमारे ड्रग आते हैं लोक्सनमाइड, फ्यूरॉइड, फिर हमारा आइडोक्विनोल और हमारा पैरोमोमाइमिन हो गया। फिर हमारे आते हैं टिश्यू एमीबोसाइड्स। अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा आगे चला गया और इंटेस्टाइन की बॉल या कहीं पे टिश्यू में प्रेजेंट है, तो अगर ये हमारा टिश्यू में प्रेजेंट है तो उसको मारने के लिए हम यहाँ पे टिश्यू एमीबोसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा एमिटिन हो गया, या हमारा डिहाइड्रोएमिटिन हो गया, या हमारा क्लोरोक्विन हो गया। देन हमारे आते हैं ये मिक्स वाले, और मिक्स वाले हमारे काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करेंगे, यानी कि बॉडी में कहीं पे भी प्रेजेंट होगा ये हमारे उसको पकड़ेंगे, ढूंढेंगे और उसको मारने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारा हो गया मेट्रोनिडाजोल हो गया, या हमारा टिनेडाजोल हो गया, या हमारा ये हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेट्रोनिडाजोल है जो काफ़ी बार आया, तो हम इसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो हमारी एमोबाइसिस वाली कंडीशन में ठीक करते हैं, और ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसके खिलाफ हाईली इफेक्टिव होते हैं। अब ये ना ये एक्टिव होते हैं हमारे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जैसे जो अमीबा है ना, अगर आपने पढ़ा होगा इसको ज़्यादा ऑक्सीजन या ये मान लो ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ड्रग देंगे, मान लो मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं, तो बॉडी में जब जा रहा है तो बॉडी हमारी बॉडी में गया, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी में गया, और ह्यूमन बॉडी के बाद ये ढूंढेगा कि इन सेल को, और जब इन सेल में ढूंढ के इनके अंदर जाएगा, यानी कि मान लो अमीबा के अंदर जाएगा, तब जाके ये हमारा एक्टिवेट होता है। क्योंकि अमीबा के अंदर क्या होता है कि एनारोबिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एनारोबिक एंजाइम क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे फ्री रेडिकल्स के अंदर में, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या करेगा, ये डीएनए को डैमेज, यानी कि जो हमारा अमीबा है उसका जो न्यूक्लियस है, यानी कि देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये है, तो इसका जो न्यूक्लियस है डीएनए वगैरह है, इसको यहाँ पे डैमेज करेंगे, और डैमेज करके क्या करते हैं, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, और इससे सेलुलर फंक्शन काम नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारा सेल काम नहीं करेगा, और इससे अमीबा की डेथ हो जाती है। अगर एक बार और मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊं तो जैसे मान लो कि ये हमारा एक सेल है, अब प्रोटोजोआ ही हमारा अमीबा होता है, कोई अलग नहीं है, इसी के अंदर का पार्ट है, ये हो गया। तो जो हमारा ड्रग है इसके अंदर आएगा, देखो ड्रग हमारा मेट्रोनिडाजोल ही है, अंदर आके हमारा फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री रेडिकल जब बन जाते हैं देन ये हमारे डीएनए के ऊपर देखो अटैक कर रहे हैं, और जब अटैक कर रहे हैं तो हमारे डीएनए को पूरा डैमेज कर देंगे। और जब हमारा डीएनए डैमेज हो गया, यहाँ पे क्या होगा, देखो डीएनए हमारा डैमेज हो गया, तो जब डीएनए डैमेज हो गया तो डीएनए से डीएनए बनेगा नहीं, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बचा, और जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बचेगा तो हमारे जो सेल है, यानी कि ये जो हमारा अमीबा सेल है इसके जो स्पेशल सेलुलर फंक्शन है ये कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा, और जब सेल नहीं बचा, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो हमारा अमीबा यहाँ पे मर जाता है। तो इस तरह ये अपना रोल प्ले करता है। अब इसके अगर हम काइनेटिक के बारे में बात करें, ये बेल ओरली यानी कि ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन, लीवर, टिश्यू इन सब में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हर तरह के जो हमारे ये अमीबा है उसको मारेगा। इसके बाद लीवर में मेटाबोलाइज होगा और यूरिन से बाहर निकल जाएगा। देन एक्शन अगर देखा जाए तो ये एमीबोसाइडल, यानी कि वही मैंने बोला कि अमीबा को जड़ से मारने में हेल्प करेगा बाई किलिंग ट्रोफोजोर जो हमारे मेन जड़ थे। इसके बाद ये एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ये जो हमारा है ना, जैसे मान लो कोई ऐसे बैक्टीरिया है जो कम ऑक्सीजन में मतलब जिंदा रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसमें ये काम करेगा, क्योंकि ये जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है ये क्या करता है, ये एक्चुअल में उस जगह पे जाके एक्टिवेट होगा जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कम होते हैं। देन ये हमारा इंटेस्टाइनल और हेपेटिक, जो मैंने बोला कि एक तो हमारे ये इंटेस्टाइन में जो बीमारी कर रहा था उसमें डिसेंट्री वगैरह, अल्सर वगैरह, और दूसरा जो लीवर में हो रहा था, इन दोनों यानी कि एक कंडीशनों को यहाँ पे ये ट्रीट करता है। एडीआर देखा जाए तो नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, मेटलिक टेस्ट हो गया, थोड़ा सा टेस्ट जैसे मेटल जैसा हो गया, हेडेक, डिजीनेस हो गया, या हमारे कुछ रिएक्शन जैसे सल्फीराम रिएक्शन जैसा हमारा एल्कोहल के साथ में वैसी रिएक्शन हो सकती है। यूजेज देखा जाए तो इंटेस्टाइन जो अमीबाइसिस है वही, यानी कि इंटेस्टाइन में हो चाहे लीवर में हो दोनों को ट्रीट करेगा। इसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चाहे हमारे जो एसटीडी होते हैं, सेक्सुअल डिजीज, उन सब में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो एनारोबिक बैक्टीरिया उन सब में ये हमारा हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है टिनेडाजोल। अब जो टिनेडाजोल है ये भी हमारा क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारे मिक्स वाले होते हैं इसी के अंदर आता है, और ये एज इट इज, ये मानो कि जैसा हमारा मेट्रोनिडाजोल होता है एज इट इज हमारा टिनेडाजोल भी अपना काम करेगा।
करेगा। अब ये सिमिलर होता है, बस क्या फर्क होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देता है, यानी कि जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है उससे काफी लंबे टाइम तक ये काम करेगा। इसका फायदा क्या होता है, देखो एक तो ये हो गया कि इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो ज्यादा देर तक बॉडी में काम करेगा, और जब ज्यादा देर तक बॉडी में काम करेगा तो इसको बार बार बॉडी में इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो पेशेंट कंप्लायंस यानी कि पेशेंट को आराम है कि भाई बार बार नहीं खाना पड़ा। आप बोलो कि दिन में एक गोली खानी है आपको, ठीक है, अब बोला जाए कि दिन में 3 खानी है तो भाई परेशान हो जाओगे, कभी भूल जाओगे, कभी कुछ है, तो अगर दिन में एक खानी है तो भाई रूल बना लोगे शाम को खाने के बाद या सुबह, तो आपके अच्छे से काम करती रहेगी। देन एक्शन वही है कि भाई सेम बाकी सब हमारा जो है मेट्रोनिडाजोल की तरह एज इट इज हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है यहाँ पे लिनोक्सामाइड फ्यूराइड। अब ये हमारा एक ल्यूमिनन होता है। ल्यूमिनन का मतलब क्या है, जो हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट है ना वहां जाके काम करेगा। और ये कहाँ पे काम करता है, स्पेशली जैसे हमारे ये सिस्ट आया, तो सिस्ट जैसे एंट्री करेगा तो सिस्ट को ये ट्राई करता है कि ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट ना हो और सिस्ट को एज इट इज जो है बॉडी से बाहर निकाल सके, यानी कि सिस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, तो ये लोकली हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, देन जो सिस्ट फॉर्म हमारी होती है अमीबा की, उसी को जाके किल कर देगा, यानी कि मार देता है। और इससे ओवरऑल क्या होगा, हमारा जो इन्फेक्शन आ रहा था वो हमारे यहाँ पे बच जाता है। अब ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है हमारा फ्रॉम इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में लोकली इसको काम करना होता है और ये एक्ट लोकली यानी कि लोकली काम करता है। फिर ये सिस्ट को एलिमिनेट कर देता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, री इन्फेक्शन यानी कि दोबारा इन्फेक्शन होने से बचाता है। और भाई एडीआर क्या है कि माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, जब भाई जीआईटी में जिंदा रखा रहेगा तो थोड़ी बार डिस्टर्बेंस होगी और पेट में गैस वगैरह सी बन सकती है। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जो एमीबाइसिस स्टार्ट हो रहा है यानी कि असिम्प्टोमेटिक कंडीशन है वहां से भी खत्म कर देगा। इसके अलावा जो सिस्ट है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा, जिससे जड़ से हमारे जो टिश्यू वगैरह सब ठीक होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एमिटिन, ये हमारे टिश्यू एम्बिबोसाइड होता है, यानी कि टिश्यू के अंदर मारेगा। तो ये सीवर केस जो हमारे होते हैं वैसे, यानी कि जब जो हमारा ये अमीबा है वो लीवर तक पहुंच जाता है उसमें हेल्प करेगा। अब ये काम कैसे करता है, तो ये हमारी क्या करेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना अमीबा की, उसको जाके इनहिबिट कर देगा। इससे क्या होगा, जो सेल के फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं चलेंगे और हमारे ट्रोफोजोइड जहाँ पे मर जाता है इस तरह ये काम करेगा। जैसे मान लो ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके जाके यानी कि एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को ये पूरा रोकने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें, इसको पेरेंटली दिया जाता है और लीवर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे सीरियस केस में भी हमारी हेल्प करेगा। देन जो इन्वेजिव ट्रोफोजोइड्स वगैरह होते हैं उनके खिलाफ भी काफी इफेक्टिव होता है। और जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबा है यानी कि जो इंटेस्टाइन के बाहर है उन सब में हेल्प करेगा। एडीआर वही है कि ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, मसल्स को कमजोर और हाइपरटेंशन वगैरह कॉज कर सकता है। यूजेस वही है कि जो सीवर अमीबिक लीवर एब्सेस है, यानी कि जब लीवर में ये पहुंच जा रहा है सीरियसली, लीवर में पस वगैरह इकट्ठा कर रहा है, उसमें हेल्प करेगा। और जब हमारा मेट्रोनिडाजोल अपना इफेक्टिव काम नहीं करेगा या वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तब हम जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो आई होप अब आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चलिए अब अगला नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ एंथैल्मिंटिक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जो एंट वर्ड वो तो एंटी यानी कि अपोज के लिए आ गया, और यहाँ पे हमारे आते हैं हेलमिंथिक। अब ये जो हेलमिंथिक्स होते हैं ना, ये हमारे एक वर्म इन्फेक्शन होते हैं। वर्म इन्फेक्शन को बोल सकते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से छोटे मोटे से हमारे कीड़े होते हैं और कई बार ये ना इंसान के अंदर घुस जाते हैं। ये देखो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो ये ना इंसान के अंदर घुस जाते हैं और ढेर सारी बीमारी कॉज कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन यानी कि जो मैं आपको वही बता रहा हूं, जैसे हमारा एलिफेंटाइसिस है, तो ये ना एक हमारा फ्लेरिल वर्म होता है। ये जब इंसान की बॉडी में चला जाता है तो ये क्या करता है, जैसे पैर वगैरह, पैरों से कई बार एंट्री लेता है तो पैर को इस तरह से हाथी जैसा स्वेल कर देता है और उसको हम यहाँ पे एलिफेंटाइस बोलते हैं। तो जो इस तरह की बीमारी हमारी होती है ना, ये हमें इस वर्म इन्फेक्शन की तरह होती है, इसको हम यहाँ पे हेलमिंथिक्स बोल देते हैं। और इन्हीं को ट्रीट करने के लिए जिन दवाओं को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम यहाँ पे एनहेल्थमिक बोल देते हैं। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे हेलमिंथिक इन्फेक्शन यानी कि वर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। अब ये ना हमारे जो हेलमिंथिक्स होते हैं ना, ये हमारे एक तरह से पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में या फिर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो ड्रग्स क्या करेंगे, या तो इन वर्म्स को मार देंगे या इन वर्म्स को पैरालाइज कर देंगे, यानी कि इनके जैसे मूवमेंट को इन सबको खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो जैसे हमारा सबसे कॉमन हो गया एल्बेंडाजोल, फिर हमारा मेबेंडाजोल, फिर हमारा इबरमेक्टिन या हमारा प्रेजिक्वेंटल हो गए। तो ये हमारे ड्रग्स हैं जो इसमें इस्तेमाल करेंगे एज ए एंथैल्मेंटिक की तरह। अब हम थोड़ा बात करते हैं इस पूरे हेलमिंथिक यानी कि इस इन्फेक्शन के बारे में। तो देखो ये ना हमारे पैरासाइटिक बॉम्ब्स होते हैं, जैसे हमारा निमोटॉइड्स हो गया, इसको हम राउंड बॉम्ब बोल देते हैं, या हमारा कैस्टर्स हो गया, इसको हम टैप बॉम्ब बोल देंगे, या हमारा ट्रिमर्स हो गया, इसको हम यहाँ पे फ्लुक्स बोल देते हैं। तो अगर दिखाऊं एक तरह से, ये मान लो हमारे राउंड बॉम्ब्स हो गए, देखो राउंड राउंड है पूरा, ये टेप बॉम्ब्स हो गए, यानी कि इस तरह के देखो पूरा ऐसा लगता है जैसे टेप के पूरे खांचे हो। और लास्ट हमारे यहाँ पे कौन सा था, ट्रिमेटॉइड्स, यानी कि हमारे फ्लुक्स की तरह, इस तरह हमारे फ्लूइड वगैरह होता है, इस तरह के देखने में होते हैं। तो ये इस तरह के हमारे क्या होते हैं, पैरासाइटिक बॉम्ब्स होते हैं और इनकी वजह से ये
बीमारी होती है। अब ये एंट्री कैसे करते हैं, तो ये जैसे कोई भी खाना पीना या किसी भी वजह से क्या होता है हमारी फूड के द्वारा क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। अब या तो पानी के द्वारा या फूड के द्वारा या सॉइल के द्वारा या स्किन पेनिट्रेशन के द्वारा बॉडी में एंट्री कर जाएंगे, और एंट्री करने के बाद ये वर्म क्या करेंगे हमारी बॉडी के होस्ट सेल में सर्वाइव करेंगे और हमारी बॉडी का ही पार्ट यानी कि जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उनका यूज करके अपने लिए चीजों को बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के ग्लूकोज वगैरह का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रोथ करते हैं। ठीक है, यही होता है। और इसके बाद ये बॉम्ब्स कुछ बार क्या करते हैं कि माइग्रेट हो जाते हैं हमारे बॉडी के बाकी जगह भी, और देन ये हमारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। अब अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, तो अगर मान लो ये चला जाता है तो एक तो अब्डोमिनल पेन यानी कि पेट वगैरह में दर्द होगा, डिस्कंफर्ट कॉज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वीकनेस हो गई या फिर कमजोरी वगैरह हो गई। इसके बाद एनीमिया यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके बाद वेट लॉस हो गया। देन ईचिंग अराउंड एनल रीजन में यानी कि जो नीचे वाला एरिया वहाँ पे ईचिंग वगैरह हो सकती है। ये स्पेशली जो पिन वॉर्म होता है ना उसकी वजह से होती है। और जो स्पेशल बॉम्ब्स है देखो सारे ही मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं कि कौन सा बॉम्ब हमारा कहाँ पे है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे बॉम्ब्स होते हैं, पर ये इतना ज़्यादा डीप में आता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि बॉम्ब्स हमारे कैसे होते हैं और क्या होते हैं और कौन क्या कर रहा है। जैसे ये फ्लूक्स वगैरह आपको देख रहे होंगे, तो ये फ्लूक्स हमारे सीरियस लेवल पर अगर चले जाते हैं तो हमारे लीवर इन सबको भी डैमेज कर सकते हैं। देन सीरियस केस में ये इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक होगी तो आपको बताया कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, देखो सिंबल क्या है कि जैसे जो मैंने आपसे बोला कोई भी खाना पीना फूड या जो इनके एग होते हैं ना वो फीस के थ्रू क्या होते हैं एनवायरनमेंट में पहुंच गए और एनवायरनमेंट से खाने पीने किसी के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं, और जब ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है इंटेस्टाइन में जाके ये पूरा मैच्योर वगैरह हो जाएंगे और इनके और बॉम्ब्स एग बनाएंगे और वो हमारी ह्यूमन बॉडी से पास हो जाएंगे फीस के थ्रू, और ये अगला यानी कि इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है और ये पूरा घूमते रहते हैं। और नुकसान क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया कि जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमें वीकनेस, मेल न्यूट्रिशन, टिश्यू डैमेज ये सब कॉज करेंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो गया, डिस्कंफर्ट हो गया, फिर एनल रीजन में ही हो गया, और सीरियस केस में क्या कर सकते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन को पूरा ब्लॉक कर सकते हैं, और इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया तो ना खाने की एब्जॉर्प्शन होगी ना पास होगा, यानी कि बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये सब पूरा काम करते हैं। बाकी कॉमन मैंने आपको 3 टाइप बता दिए। एक हमारा राउंड बॉम्ब होता है जो इस तरह से पूरा गोल गोल घूमता है, एक हमारे टेप बॉम्ब होता है देखो इस तरह के जैसे ये पूरे पैटर्न होता है ये होता है, और एक हमारे फ्लूक्स होते हैं जो इस तरह पूरे दिख रहे होंगे, और उनको लीवर फ्लूक्स भी बोलते हैं क्योंकि लीवर में जाके मिल ही अपना काम करते हैं। तो ये हो गया पूरा। अब हम बात करते हैं इनको ट्रीट करने वाले ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेल्मेंटिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि ये हमारे वो ड्रग्स रहेंगे जो क्या करेंगे हेलमेंथिक इन्फेक्शन में ट्रीट करेंगे, यानी कि वर्म्स को मारेंगे, और ये वर्म्स के हिसाब से ही हम कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला आता है ड्रग एक्टिव अगेंस्ट निमोटॉइड, इसको हम यहाँ पे राउंड वर्म्स के खिलाफ बोलते हैं। तो इसमें हमारा ड्रग आता है एल्बेंडाजोल हो गया या मेबिंडाजोल हो गया या इवरमेक्टिन या पिप्राजिन हो गया। देन जो हमारे ड्रग्स फ्लूक्स के खिलाफ काम करते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं यानी कि उनके खिलाफ आते हैं, तो उसमें हमारा प्रेजिक्विंटल हो गया। देन हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स है जो हमारे कैस्टोड यानी कि टेप बम के खिलाफ काम करेंगे, इसमें हमारा निक्लोसमाइड आ गया या प्रेजिक्विंटल आ गया। तो ये दोनों यहाँ भी काम कर रहा है और इधर ये हमारे हो गए। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्बेंडाजोल के बारे में। देखो एल्बेंडाजोल एक हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटी थैलेमेंटिक ड्रग होता है, यानी कि थैलेमेंटिक है हेलमेंटिक को रोकेगा, और ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। बाकी ये हमारा देखो एक तो निमोटाइड यानी कि इसके खिलाफ भी काम करेगा, और कुछ केसेस में ये हमारे जो सिस्टोड देखो यानी कि टेप बम होंगे उनके खिलाफ भी काम करेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि एक ड्रग खाया तो इसका है तो इसी का है, ये मल्टीपल कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी कि जैसे एल्बेंडाजोल है इसमें भी हेल्प करेगा और इसमें भी हेल्प कर जाएगा। तो ये इस तरह काम चल जाता है। अब ये करता कैसे है, देखो नॉर्मली क्या करता है जिसमें एक बार आपको दिखा देता हूं। तो एल्बेंडाजोल बाइंड करता है जो हमारे पैरासाइट है या जो हमारे ये बॉम्ब्स होते हैं इनके बीटा ट्यूबुलिन के साथ में, और बीटा ट्यूबुलिन एक तरह से क्या होता है कि जैसे हमारे ये आगे जाके बनाते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। तो जैसे मैं दिखाता हूं कि मान लो ये हमारा क्या माइक्रोट्यूबुल है, ठीक है, और ये हमारे होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये क्या होता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाकर के क्या करते हैं इस तरह के माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं, और ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करते हैं कि ये जो हमारे पैरासाइटिक बॉम्ब्स है ना ये ग्लूकोज ले सके। कहां से ग्लूकोज ले सके, हमारी बॉडी से, यानी कि इंसानों की बॉडी से ग्लूकोज ले सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ दिखाया कि मान लो ये हमारा क्या है पैरासाइटिक बॉम्ब्स है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमारे ये बनेंगे यानी कि ऐसे ट्यूबुलिन्स होते हैं, इससे ये माइक्रोट्यूबुलिन बनेंगे, और इसके जब ये बन जाते हैं देन ये देखो इस तरह हेल्प करता है कि जो ग्लूकोज है वो इनके अंदर आ पाओ। जब ग्लूकोज इनके अंदर आएगा देन ये बाकी की अपनी बॉडी की एनर्जी और ये सब चीजें बना पाते हैं, ये पूरा इनका काम होता है। तो अब यहाँ पे एल्बेंडाजोल क्या करते हैं, ये जो हमारे बीटा ट्यूबुलिन होते हैं यानी कि ये होते हैं ना इनके ऊपर देखो ये है, ये इनके ऊपर जाके बाइंड करेंगे, और जब इनके ऊपर जाके बाइंड करेंगे तो जो माइक्रोट्यूबुल हमारा बन रहा था ये नहीं बन पाएगा, और जब ये नहीं बन पाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा जो ग्लूकोज अपटेक है यानी कि जो ग्लूकोज यहाँ पे आ रहा था ये ग्लूकोज का आना बंद हो जाएगा, और जब ये नहीं बन जाएगा तो जो हमारे ये था इसके ऊपर पहले से जो कुछ ग्लूकोज स्टोर था उसका डिप्लेशन हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे ये जो बॉम्ब्स है इसकी एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब पूरी कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा जो पैरासाइट है वो इमोबिलाइज हो जाएगा यानी कि अब काम नहीं कर पाएगा और इससे डेथ हो जाती है। नॉर्मल देखो ये हमारा ग्लूकोज अपटेक है ब्लॉक कर दिया, एनर्जी प्रोडक्शन रुक गई, वो हमारा बिकम पैरालाइज होने लगेगा,
और उसके बाद क्या होगा, वर्म हमारा मर जाएगा और उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो उसको फीसेज यानी कि इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब जैसे ये देख सकते हो ये हमारा वर्म था और ये इस तरह यानी कि पूरा मरता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह हमारी ये पूरा मर जाता है। तो इस तरह हमारे ये काम करते हैं। बाकी काइनेटिक वही है कि ये मतलब एब्जॉर्ब ओरली बहुत ही पुअर तरीके से होते हैं, लेकिन फैटी फूड के साथ में इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, पर ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर के साथ में और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यू में सिस्ट के मतलब इंक्लूडिंग सिस्ट के। उसके बाद एक्शन देखा जाए तो ये ग्लूकोज अपटेक यानी कि मेनली क्या है कि जो ग्लूकोज अपटेक है उसको हम यहाँ पे रोक देते हैं, डायरेक्टली हम उसमें देख लेते हैं। तो एडीआर अगर देखा जाए नोजिया एंड अबडोमिनल पेन कॉज कर सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द, नोजिया वगैरह हो गया, सर दर्द हो गया, डिजीनेस हो गया, या अगर लंबे टाइम तक लेते हैं तो लीवर टॉक्सिटी कॉज कर सकता है। अब यूजेज देखा जाए तो जो राउंड वर्म इन्फेक्शन होते हैं जैसे हमारा एस्केरेसिया हो गया या हुकवर्म हो गया, उसमें ये हमारा ट्रीट करेगा। अब इसको शायद मैंने आपको दिखा रखा है, नहीं नॉर्मल मैंने आपको यही दिखा रखे है कि कौन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टेप बॉम्ब के इन्फेक्शन है उसमें ठीक करेगा। इसके बाद हमारे हार्डेटेड डिजीज होती है यानी कि सिस्ट इन्फेक्शन है जो टेप बॉम्ब के द्वारा होता है उसमें ठीक करेगा। इसके अलावा हमारा न्यूरोसिस्टिक एरेसिया, ये हमारा ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है जो लार्वा फॉर्म के द्वारा होता है, उसको भी ये ठीक करेगा। तो इस तरह हमारा एल्बेंडाजोल काफी हेल्पफुल होता है। फिर बात करते हैं मेबेंडाजोल के बारे में, तो ये भी हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंथैल्मेंटिक होता है जो हमारे ढेर सारे यानी कि कई तरह के हमारे इंटेस्टाइनल जो बॉम्ब होते हैं ना उनमें हेल्प करेगा। और काम सेम है इसका जैसे हमने एल्बेंडाजोल के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे ग्लूकोज अपटेक को जाके यहाँ पे रोक देगा। और कैसे रोकेगा, हमारे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इस पे बाइंड करके इस माइक्रोट्यूबुलिन को पूरा रोक के यानी कि एज इट इज काम करेगा जैसे हमारा काम कर रहा था एल्बेंडाजोल। काइनेटिक क्या है, पुअरली एब्जॉर्प्शन यानी कि पुअर एब्जॉर्ब होता है और लोकली अपना ये काम करता है। एक्शन मतलब यही है। एडीआर देखा जाए तो माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस यानी कि थोड़ा बहुत पेट में डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन रेयर है, लेकिन यूजेस अगर देखा जाए तो जो पिन वर्म हो गए, राउंड वर्म हो गए या हुक वर्म्स हो गए उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो मल्टीपल इंटेस्टाइनल बॉम्ब होते हैं ना उसमें हेल्प करेगा। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है इवरमेक्टिन। अब ये हमारे एक पोटेंट यानी कि काफी ताकतवर एंथैल्मिक ड्रग होता है। ये मेनली जो हमारे फ्लेरेल होते हैं उनमें हेल्प करेगा। और आपको अगर याद होगा जो फ्लेरेल था ये हमारा वही था जो एलिफेंटाइसिस कर रहा था यानी कि पैरों में जो स्वेलिंग हाथी जैसे पैर हो जाना उसमें ठीक कर रहा था। तो ये करता क्या है कि जो हमारे क्लोराइड चैनल होते हैं ना उसके साथ बाइंड करेगा और क्लोराइड चैनल के बढ़ा देगा। और इससे क्या होगा, क्लोराइड हमारा ज्यादा आएगा और जब ज्यादा आएगा तो यहाँ पे हाइपर पोलेशन होगी, तो जो हमारा पैरासाइट बॉम्ब है वो पैरालाइज कर जाएगा, बहुत ज्यादा पैरालाइज कर जाएगा। और जब पैरालाइज कर जाएगा तो बाद में क्या है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह हमारी इवरमेक्टिन यहाँ पे अपना काम करेगा। अब ये क्या करेगा, वेल ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है और टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी आराम से हो जाता है। अब ये एक्शन तो वही सेम है। बाकी एडीआर देखा जाए डिजीनेस हो गया, नोजिया हो गया, बाकी इचिंग एंड माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करेगा। थेरेपेटिक यूज अगर देखा जाए तो ये हमारे जो फिलराइसिस है यानी कि जो मैंने बोला एलिफेंटियासिस उस कंडीशन में हेल्प करेगा। यानी कि जब पैर इस तरह का हो जाता है देखो, तो ये फिलराइसिस वाली कंडीशन में हमारी हेल्प करा यानी कि फ्लूइड बहुत फूल के पैर पूरा फूल जाता है। इसके बाद स्ट्रॉन्गिलाइटिस इसमें भी हेल्प करेगा। देन यहाँ पे और देखा जाए तो जो स्कैबीज वगैरह होते हैं यानी कि आपने देखा होगा इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में। देन लाइस इन्फेक्शन होते हैं जो मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि सर में जुएं वगैरह लीक लग जाती हैं, वो हो गया। देन जो पैरासाइटिक डिसीज है उनको एक तरह से क्या पूरा कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। देन हमारे यहाँ पे आता है प्रेजिक्वेंटल। ये भी हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंथैल्मिक होता है जो ट्रिमेटॉइड एंड कैस्टॉइड ये इसी के टाइप थे हमारे, इनके खिलाफ अपना काम करता है यानी कि पूरा इनके खिलाफ अच्छे से काम करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये भी कैल्शियम परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हमारा बढ़ा देंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो बॉम्ब हमारा पैरालाइज कर जाएगा। और यहाँ पे क्या डिसलॉजमेंट ऑफ होस्ट है यानी कि ये मान लो कि जैसे होस्ट है हमारी बॉडी है, तो अगर हमारी बॉडी से वो कनेक्ट होगा ना तो हमारी बॉडी उसको जड़ से जो है यानी कि बॉडी क्या करेगी, बाहर निकालने में हेल्प करता है। काइनेटिक ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबोलाइज अच्छे से हो जाता है। इसके बाद पैरालिसिस और ये सब कॉज करेगा। मतलब यहाँ देख लेते हैं एडीआर डिजीनेस एंड हेडेक हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया। अब यूजेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है साइकोटोमी यानी कि फ्लूक इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करेगा, टेबॉम इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करेगा। इसके बाद जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसमें भी हेल्प करेगा लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर में। तो ये था पूरा का पूरा हमारा एंथैल्मेंटिक्स के बारे में। आई नो कि थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट किया है क्योंकि भाई इतना ज़्यादा आता भी नहीं है और ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। ऑलरेडी आपके लिए कॉलेज में ढेर सारे डिजीज हैं, ढेर सारे ड्रग्स हैं। तो भाई शॉर्ट में इतना समझ लो कि अगर आ जाए कभी लिख कर आ जाओ, ये आपके लिए मोर देन इनफ रहता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने यूनिट थर्ड का लगभग सारा का सारा पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है और बहुत ही लेंथी यूनिट हो चुकी है क्योंकि देखो यहाँ पे ये तीनों कवर किए, यहाँ पे ये किया, ये किया, ये किया। अब हमारा आखिरी और लास्ट यहाँ पे बचता है एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। अब देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने थोड़ा इसमें ऐड कर दिया है। बाकी देखो जब भी ये कॉलोजी में आएगा आपको कैसे लिखना है, तो जैसे ये आपका है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा एंटी मलेरिया के ऊपर तो आपको क्लासीफाई करना है एंटी मलेरिया और मेनली जो भी पोटेंशियल यानी कि कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, नॉर्मल आता है। तो पहले इसके बारे में इंट्रो हो गया, देन मलेरिया के बारे में। तो देखो मलेरिया के बारे में ये हो गया,
ये इसके कॉजेज हो गए, यानी कि किस वजह से होता है, और ये इसके सिम्टम्स हो गए, क्या क्या दिक्कत हमें होगी, अब मलेरिया होता है। देन यहाँ पे ये आता है इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया के बारे में। अब देखो ये ना मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, क्योंकि मेडिकेम के अंदर क्या होता है कि आपका पैथोजेनेसिस से कई बार ये पूरा डिटेल में आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉलोजी में भी क्या पता आता है मलेरिया के ऊपर। तो अगर ये आता है कि इटियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में, तब आपको ये पढ़नी है, और इसमें ये पूरा फंडा मैंने उस मेडिकेम वाली वीडियो में अच्छे से आपको बताया हुआ है, उसमें जाके आप एक बार देख लेना, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, और वहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग, तो वहाँ पे ये पूरा फंडा देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चाहे आप ऐप के अंदर देखोगे, वहाँ भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 2 में ये सब देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक इटियोलॉजी है। देन आपको यहाँ पे ड्रग्स के बारे में जो मेन आपका कॉलोजी में होता है वो आपको बात करनी है। तो ये आपका एंटी मलेरिया ड्रग है। आप कॉलोजी में आप चाहो केवल इतना भी लिख के आ जाओगे ना, तब भी आपका बहुत है, आपको ये सारे लिख के नहीं आने, आप केवल इतना पार्ट, यानी कि कॉलोजी के अंदर केवल इतना पार्ट लिख दोगे, आपका ये इनफ हो जाएगा। उसके बाद बस क्विनोलॉन्स के बारे में लिखोगे, थोड़ा बेसिक है, अगर स्ट्रक्चर नहीं भी लिखोगे तो बन जाएगा, क्योंकि कॉलोजी है। पर ये वाला पार्ट आपका जो लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, वो एज इट इज सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला आपका आता है क्विनोन सल्फेट के बारे में। तो ये चाहो लिखो, वरना कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप क्लोरोक्विन से लिख सकते हो। तो क्लोरोक्विन के बारे में ये हो गया। स्ट्रक्चर चाहो बनाओ, वरना कोई बात नहीं, नहीं बनाओगे तब भी कॉलोजी में काम चल जाएगा। मेन आपको इसके बारे में लिखना है कि ये क्या होता है, और देन ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कि ये काम कैसे करता है, और काम करने का जो ये मेन फंडा है कि हीमोजोइन, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिख के आओगे, बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। देन यहाँ पे इसकी सिंथेसिस है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यूजेस हो गया। देन इसके बाकी के ड्रग है जो लगभग सेम है, ये हो गया। और बस यहाँ पे पूरी क्लास का कंबाइंड, यानी कि एडीआर मैंने लिख दिया, और कंबाइंड काइनेटिक लिख दिया। ये आप लिख के आ जाओगे काम है, क्योंकि यूजेस तो आपके यहाँ पे लिखे ही हुए हैं सबके कि ये इसमें काम आता है, तो यूजेस आपके लिखे हैं। बस फार्माकोकाइनेटिक और एडीआर मैंने ऐड कर दिया। तो अगर आप इतना भी यहाँ तक करके आ जाओगे, तब भी आपका ये मोर देन इनफ यहाँ पे हो जाता है। देन अगर और आपको करना हो तो जो पामाकोइन है वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बारे में लिख के आ जाओगे। तो ये थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, इसको लिख के आ सकते हो। और इसके अलावा ये प्रेमाकोइन हो गया, ये हो गया। तो इतना आपके लिए बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ क्लोरोक्विन वाला, यानी कि एक ड्रग भी अगर लिख के आ जाओगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये था पूरा हमारा एंटी मलेरिया के बारे में। आई होप आप समझोगे, और वहाँ पे क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी भी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एज इट इज मैच कर रहा है, यानी कि क्लासिफिकेशन ड्रग सब सेम है। तो आप ये जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। बस एक काम मैं करूंगा कि ये वाली जो पीडीएफ है, इसको भी मैं इसी, यानी कि यूनिट 3 ऑफ फार्माकोलॉजी के एंड में ऐड कर दूंगा, जिससे ना थोड़ा आप जब रिवाइज करोगे तो आपको अलग फोल्डर में नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं के यहीं रिवाइज कर सकते हो। तो ये हो गया। बाकी अगर आप कमेंट में बोलोगे तो ऐप के अंदर मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद में उसको पार्ट 2 करके एंटी मलेरिया वाला पार्ट उतना क्रॉप मतलब एडिट करके उसमें अपलोड कर दूंगा ऐप में। तो आप ये कमेंट करके बता सकते हो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी के यूनिट 3 के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से आपको सारी की सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट थी, सबको समझा दिया मैंने। बाकी अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन में यानी कि कमेंट सेक्शन में एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी वायरल और एंटी फंगल, इनके बारे में लिखना है। और हमारे जो मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी NRTI, इसके बारे में बताना है। और ये रेट्रो का मतलब क्या होता है, ये कुछ बातें आपको कमेंट करके बतानी है। बाकी यार फीडबैक जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और ऐप में जाके आप लोग इनरोल कर सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो। तो इसके साथ हमारा फार्माकोलॉजी का सिलेबस होता है कंप्लीटली कवर। अब बहुत जल्दी हम आपके 2 मार्क्स वाले यानी कि निचोड़ वीडियो और टॉप 10 के बारे में बात करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।